वालेकुम जी। प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम इन द शो। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जितने भी लोग ट्विन सिटीज़ के दरमियान इस वक्त सफ़र कर रहे हैं बिल्कुल भी परेशान ना हों। कोई सड़कें बंद नहीं है, ये सारी गलत इन्फॉर्मेशंस हैं। कुछ ट्रैफिक का रश ज़ाहिर है होता है क्योंकि सब लोग ज़रा हरी में होते हैं और उनको लगता है कि शायद सड़कें बंद हो जाएं तो हम उससे पहले पहले निकल जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सड़कें बिल्कुल खुली हुई हैं। लेकिन आज के दिन अगर आप लोगों ने कहीं सफ़र करना है किसी एक जगह से दूसरी जगह जो थोड़ा दूर है, या उस पे जाते हुए किसी मेन रोड से आपने गुजरना है, तो थोड़ा सा देख लें। गूगल मैप पे बहुत ही आसान सी सहूलत आप सबके फ़ोन में मौजूद होगी जो आपको फ़ौरन बता देती है अगर कहीं पे थोड़ी सी भी ब्लॉकेज हो तो ऑरेंज कलर की लाइट आपको नज़र आने लग जाती है, और अगर कहीं सड़क बिल्कुल ब्लॉक है तो रेड कलर की लाइट आपको नज़र आने लग जाती है। तो थोड़ा सा ख्याल करें रश में फंसने से और उस फ्रस्ट्रेशन में आने से कि 2-3 घंटे आप फंसे हुए। बेहतर है कि अपना फ़ोन उठाएं और घर से निकलने से पहले देख लें कि जहां आप जा रहे हैं वहां तक जाने की सड़क जो है वो खुली हुई भी है या नहीं है। खबरों के सिलसिले को जी आप लोगों के साथ शामिल करेंगे। जो पहली खबर हमारे पास मौजूद है वो क्रिकेट के मैदान से। जैसे कि आप सबको पता है कि प्ले ऑफ्स के मैचेस भी शुरू होने वाले हैं, लेकिन ये खबर बिल्कुल भी प्ले ऑफ्स के हवाले से नहीं है। खबर जो है वो हमारी इंटरनेशनल जो टीम है मेंस T20 की, उसके हवाले से है। खबर जी कुछ इस तरह से है कि कुछ दिन पहले ही आप लोगों के साथ ये खबर शेयर की थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की T20 सीरीज़ होने वाली है शारजाह में, और उसके लिए बाबर आज़म जो है उनको कप्तान नहीं रखा जा रहा। और अब पीसीबी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी है कि कप्तान कौन है। तो कप्तान आपको तस्वीर देख के पता लग गया होगा कि शादाब खान जी हमारे T20 के कप्तान जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। पीसीबी ये जो नई वाली आई है इसकी मैनेजमेंट, इसने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम लोग इस दफ़ा का हमारा एम ये है कि तीनों फॉर्मेट्स के जो कप्तान हैं वो मुख्तलिफ होने चाहिए ताकि वो उसी फॉर्मेट के ऊपर फोकस करें। हम ये जो चीज़ कर लेते हैं कि एक ही कप्तान है तीनों फॉर्मेट्स का, दुनिया की किसी भी क्रिकेट टीम में ऐसा नहीं होता। जो भी क्रिकेट टीम होती है उसका टेस्ट का कप्तान कोई और होता है, ODI का और होता है, और T20 सीरीज़ का और होता है। शाहीन शाह अफरीदी के नाम पर भी जोर दिया जा रहा था, लेकिन फिर शादाब का नाम सामने आया और शादाब के नाम पर सब लोगों ने मुश्तरका इत्तफाक किया। रिजवान को मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि वो इस T20 सीरीज़ का हिस्सा नहीं बनने वाले, लेकिन बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं वो उसी तरह से इसमें परफॉर्म करेंगे। बाबर आजम जो हैं वो बाकायदा ODI के हमारे कप्तान हैं और रहेंगे, लेकिन इस सीरीज़ में ख़ास तौर पे शादाब की जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्ज़र्व किया जाएगा कि वो एज़ अ कप्तान, एज़ अ प्लेयर तो वो अच्छा परफॉर्म करते ही करते हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान की शक्ल में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो क्या हमारी इंटरनेशनल टीम के कप्तान की सूरत में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो फिर इसी फॉर्मेट को आगे लेके चला जाएगा, वरना किसी और नाम पे भी गौर और फिक्र किया जा सकता है। ये पीसीबी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। अच्छा जी, अगली जो खबर हमारे पास मौजूद है वो है जी रिलीफ वाले से। रिलीफ फंड के हवाले से खबर ये है कि तुर्किया में आप सबको पता है कि कुछ अर्सा पहले एक अर्थक्वेक आया, फरवरी में आया था, और जिस किस्म का, जिस पैमाने पे आया था और जिस बड़े पैमाने पे वहाँ पे तबाही हुई थी वो मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे, टीवी पे, हर जगह पे मौजूद वहाँ की वीडियोस और तस्वीरें हम लोग देखते रहते हैं, और हमें पता है कि उन हमारे बहन भाइयों को हमारी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है जो तुर्किया में मौजूद हैं। पाकिस्तान जो है उनकी मदद करने में हमेशा आगे रहा है। सबसे पहला जो यहाँ से दस्ता गया था आर्मी का, उसने जाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद और फील्ड में निकल के ऑपरेशन करके उनको हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन जो फंड्स हैं और जो इस तरह का सामान है वो भेजने का सिलसिला अभी भी जारी है। उसके बारे में आप लोगों को कुछ तफसीलात बताती चलूँ, क्योंकि तुर्किया में अभी भी ठंड है और वहाँ पे अक्सर जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो एक तो लोगों के पास घर मौजूद नहीं है, और जब बारिश होती है तो आप लोगों को पता है कि टेंट की अगर सर्विस उनके पास मौजूद भी हो तो उनमें पानी आ जाता है और वो फिर टेंट सुखाना भी एक बहुत बड़ा काम बन जाता है। तो पाकिस्तान की तरफ से जी तीन स्टेप्स में रिलीफ फंड्स जो हैं वो वहाँ भेजे जाएंगे
3 स्टेप्स हैं। पहला जो तैयारा है उसमें जो रिलीफ के लिए चीज़ें भेजी जा रही हैं उसमें 1300 के करीब 1300 से 1500 के करीब जो टेंट हैं वो वाटरप्रूफ हैं और उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा सामान है। वाटरप्रूफ टेंट्स की इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए पाकिस्तान भेज रहा है। उसके बाद एक कार्गो जहाज़ जाएगा जिसमें तकरीबन 5500 के करीब जो है वो वाटरप्रूफ टेंट और विंटर से बचने के लिए यानी कि सर्दी से बचने के लिए टेंट जो है उनकी सहूलत मौजूद होगी। और उसके बाद एक शिप भी पाकिस्तान जो है वो भेज रहा है। शिप जो है उसको जाने में ज़ाहिर है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड ऑफ मार्च और स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में वो शिप तकरीबन वहाँ पे पहुँचेगी और वो जो शिप पहुंचेगी उसमें 13,600 के करीब टेंट जो है वो वाटरप्रूफ भेजे जा रहे हैं। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को वाटरप्रूफ टेंट्स की तादाद बताई है, इसके अलावा जो सामान है वो उसके अलावा तो बहुत ज़्यादा सामान जो है वो भेजा जा रहा है। फिर भी तुर्की के लोगों को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद है जो आपके पास एक्स्ट्रा है, आप सोच रहे हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है या इसके बगैर भी काम चल जाएगा, तो रमज़ान की भी आमद है। थोड़ा सा सोचें इस बारे में कि वो चीज़ें जो हैं वो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अच्छा जी, अगली जो खबर हमारे पास है वो एमरजेंसी से रिलेटेड है। एमरजेंसी कोई ख़तरनाक एमरजेंसी इस उस तरह से नहीं है, एमरजेंसी लैंडिंग से रिलेटेड खबर है। खबर कुछ इस तरह से है कि इंडिया का एक तैयारा, इंडिगो के नाम से कंपनी है वहाँ पे जहाज़ की, जिसका एक तैयारा दिल्ली से उड़ा और तैयारे ने जाना था दोहा, लेकिन दरमियान में एक शख्स की तबीयत कुछ इस तरह से ख़राब हो गई कि उन्होंने चाहा कि हम यहाँ पे एमरजेंसी लैंडिंग करें। एमरजेंसी लैंडिंग के दौरान जो सबसे नियरेस्ट डेस्टिनेशन उनके पास मौजूद थी वो कराची की थी और कराची की एविएशन से उन्होंने रब्ता किया कि जी हम लोग यहाँ पे एमरजेंसी लैंडिंग करना चाह रहे हैं क्योंकि एक पैसेंजर की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई है। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट्स या इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स का कोई सिलसिला मौजूद नहीं है। अगर आप इंडिया जाना चाहते हैं या इंडिया से लोग यहाँ आना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही रास्ता है वाघा बॉर्डर का, यानी कि आप ट्रेन के ज़रिए वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा आप प्लेन का सफ़र नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो जी इस तैयारे को ज़ाहिर है ज़रूरत की वजह से एमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त दी गई। जब ये तैयारा कराची में लैंड किया तो जिन शख्स की वजह से तैयारे ने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ हमें एमरजेंसी लैंडिंग करने दें, उनकी तबीयत इतनी नासाज हो चुकी थी कि उन्हें मेडिकल एड प्रोवाइड करने के बावजूद उनकी डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया। अब वो तैयारा जो है उनकी डेड बॉडी यहीं छोड़कर दोहा चला गया है क्योंकि बाकी सारे जो मुसाफिर थे वो इंतज़ार कर रहे थे और ये जो उनकी डेड बॉडी है वो यहाँ से कार्गो के ज़रिए अब भिजवाई जाएगी। तो एमरजेंसी लैंडिंग का कुछ इस किस्म का जो सिलसिला होता है ना वो मुझे बड़ा ख़तरनाक लगता है। एक दफ़ा मैं भी फ्लाई करी थी और इतनी ज़्यादा रास्ते में हवा थी और हालात ख़राब थे कि टर्बुलेंस थी कि उन्होंने कहा कि एमरजेंसी लैंडिंग हमें करनी पड़ेगी। और एमरजेंसी लैंडिंग का नाम सुनते ही ना सारे कुछ ज़्यादा खौफज़दा हो गए कि इसका मतलब है कि पायलट को भी लग रहा है कि हालात बहुत ही ख़राब है। तो टर्बुलेंस के दौरान भी कभी कभी एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाती है। शुक्र है कि उनके करीब कराची मौजूद था जहाँ पे उन्होंने एमरजेंसी लैंडिंग कर ली और उनकी जान भी बचाने की यकीनी तौर पे कोशिश की होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो उनकी जान नहीं बच सकी। अच्छा जी, अगली जो खबर हमारे पास मौजूद है ऑस्कर्स के हवाले से। अब ऑस्कर्स हो गए ना तो ख़बरों में ऑस्कर्स बहुत अरसे तक रहेंगे। ऑस्कर्स की अच्छी बात यह है कि एक उनका रेड कार्पेट होता है, उसको भी डिस्कस किया जाता है, फिर उनके अवार्ड्स होते हैं उसको भी डिस्कस किया जाता है, और फिर उसके बाद जब अवार्ड्स लेने के बाद लोग अपना अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू करते हैं, उसकी भी खबरें आ रही होती हैं। तो इसी किस्म का एक अवार्ड है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। मिशेल को इस दफ़ा ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। मिशेल को सारे लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे, हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं लेकिन मलेशियन बॉर्न है, और ये ऑस्कर्स की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी मलेशियन बॉर्न को अवार्ड मिला हो, और वो भी बेस्ट एक्ट्रेस का। ये आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, जब ये अवार्ड लेने के लिए आई तो वो भी थोड़ी आपदीदा हो गई। उन्होंने अपनी स्पीच में यही कहा कि जितने भी लोग जहाँ से मैं आई हूँ यानी कि मलेशिया से, जब वो आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम हॉलीवुड की मूवीज़ में तो आ गए हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है।
और अच्छा अगर वो नॉमिनेट भी हो जाए तो वही सोचते हैं यही बहुत बड़ी चीज़ है, हमें शायद अवार्ड ना मिल सके, लेकिन ये इस बात का उन्होंने अपना अवार्ड लहरा के कहा कि ये इस बात का सबूत है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, अगर आप दिल लगा के काम करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे तो ऑस्कर भी आपको मिल सकता है। क्योंकि इससे पहले कभी किसी मलेशियन को नहीं मिला था तो उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि उन्हें भी मिल सकता है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश थी वो। और मेरे ख़्याल से मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अब डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। अब लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया के किस मुल्क से हैं, आप पहले अमीर थे, आप गरीब थे, आप क्या थे, आप क्या नहीं थे, वो आपको जी जज करते हैं आपकी जो सलाहियतें हैं उनकी वजह से। अगर आपकी सलाहियतें वाकई ही इतनी ज़बरदस्त हैं तो वो आपको अवार्ड देने से भी नहीं कतराएंगी। तो ये उसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि उनको ये अवार्ड मिला है, और इंशाल्लाह ये जो सिलसिला है वो आगे जारी रहेगा। अच्छा जी, अगली जो खबर हमारे पास मौजूद है सऊदी अरेबिया के प्रिंस के हवाले से है। प्रिंस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान आए हुए हैं, और पाकिस्तान वो आए हुए हैं एक आईटी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। कोलैबोरेशन से मेरी मुराद ये है कि यहाँ से जो चीज़ें जो आईटी की ज़रूरत उन्हें है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, यानी कि पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा, और जो पैसा हमें दरकार है वो सारे काम करने के लिए वो सऊदी अरेबिया प्रोवाइड करेगा। सऊदी अरेबिया के बारे में वैसे भी बहुत ज़्यादा हम लोग खबरें शेयर करते रहते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो आगे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सऊदी प्रिंस की जो आप लोगों को तस्वीर भी नज़र आ रही होगी, मेरे साथ मौजूद है, मेरे साथ तो मौजूद नहीं है, तस्वीर में मौजूद है। तो उनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि IT की दुनिया में अब मुसलमानों का भी उसी तरह से नाम हो जिस तरह से एक वक्त में साइंस की दुनिया में उनका नाम हुआ करता था। और इसके लिए उन्होंने कहा पैसा हमारे पास मौजूद है, हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, और पोटेंशियल जो है IT की इंडस्ट्री में वो पाकिस्तान के साथ मौजूद है। तो जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिल जाएंगी, आपस में हाथ मिलाएंगी, तो ये चीज़ें और भी बेहतर तरह से होके हम लोगों को नज़र आएंगी। तो इस वजह से वो खुद ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए पाकिस्तान में आए हैं। उनका कहना है कि जितने भी पैसे चाहिए होंगे वो हम देंगे, और इंशाल्लाह ये कोलैबोरेशन जब होगी तो बहुत ही ज़्यादा IT के मैदान में अच्छी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। अच्छा जी, अगली जो खबर हम लोगों के पास मौजूद है एक शख्सियत के बारे में है। मैं चाहूँगी कि मैं उनके बारे में कम बातें करूँ और आप उनकी तस्वीर ज़्यादा देखें। ये एक मिलियनेयर है। आप समझ रहे हैं मिलियनेयर का क्या मतलब होता है? मिलियनेयर का मतलब होता है जिसके पास मिलियंस की तादाद में पैसे हों, बल्कि मुझे तो लगता है मिलियंस भी नहीं, इनके पास ट्रिलियंस की तादाद में पैसे होंगे। बहुत ही मशहूर हैं, अमेरिका में रहते हैं, और पिछले दिनों इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे जो अपनी तस्वीर शेयर की उसने सबको कर दिया हैरान। ये तस्वीर जी इस शख्सियत ने शेयर की है, और इनका ये कहना है कि ये काफ़ी अरसे से पिछले इस्लाम का जो मज़हब है उसको पढ़ रहे थे इन डेप्थ में। अरबी क्योंकि उनको समझ नहीं आती, कहते कि पहले एक दो दफ़ा इस तरह से हुआ इत्तफाक कि मैंने कुछ वर्सेस सुनी कुरान मजीद की, कुरान पाक की कुछ वर्सेस मैंने सुनी, और मुझ पे एक अजीब किस्म का सरूर तारी हो गया, यानी कि एक कामनेस मेरे अंदर आ गई। तो मैंने सोचा कि ये वर्ड्स मुझे समझ नहीं आ रहे, लेकिन मुझे जानने की ज़रूरत हो रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं जानूँ इसमें क्या कहा जा रहा है। तो बाकायदा मैंने इस्लाम के मज़हब को पढ़ना शुरू किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना शुरू किया, और उनसे इंस्पायर होके इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब ये ख़बर इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर की तो इंटरनेट पे एक किस्म की आग लग गई, लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था। लेकिन इनका ये कहना था कि मैं इन सब से इतना मुतासिर हुआ हूँ कि मुझे लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी का यही एक मकसद था जो रह गया था, बाकी सब कुछ मैं दुनिया में अचीव कर चुका था, और ये अचीव करने की मुझे इतनी चाहत थी कि अब मैं बाकायदा तौर पर मुसलमान हो गया हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करूँ जो मैंने पढ़ी सुनी, ताकि उनकी ज़िंदगी जो है उस पर अमल करने की मैं कोशिश करूँ। जी, अगली जो खबर हमारे पास मौजूद है एक ऐसी शख्सियत के बेटे के हवाले से है जिनसे पाकिस्तान की पूरी धरती, पूरा मुल्क, यहाँ पे बसने वाले लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं जी बात कर रही हूँ मोहम्मद अली सतपारा के हवाले से। आप सब उन्हें जानते हैं, और ख़बर जो है वो साजिद सतपारा के हवाले से है, यानी कि उनके बेटे के हवाले से। उनके बारे में मैंने पहले भी खबर शेयर की थी कि वो दुनिया की 16 बड़ी चोटियाँ सर करने का अज़म रखते हैं, और सिर्फ अज़म नहीं रखते, मुझे यकीन है कि वो ये काम कर लेंगे। अपने फादर की लेगेसी को वो लेके आगे बढ़ रहे हैं, और एक के बाद एक चोटी सर
करे जा रहे हैं और पाकिस्तान को प्राउड फील करा रहे हैं। ख़बर कुछ इस तरह से है कि मलेशिया में वो इस वक्त गए हुए हैं। मलेशिया में सब लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दुनिया की चोटियाँ मौजूद हैं और उन्हें सैर करने के लिए टूरिस्ट जाते हैं। ख़ास बात यह है, उनका ये कहना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये सैर करने में भी कुछ ख़ास करूँ, और ख़ास ये मैं करना चाहता हूँ कि अच्छा, नेपाल में वो गए हुए हैं, ठीक है, नेपाल की चोटी सर करने वो गए हुए हैं और उनका ये कहना है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये चोटी सर करूँ ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर। आप लोगों को पता है जिस जिस तरह आप ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि हाइट की तरफ जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल जो है वो लो होता रहता है। आप किसी बहुत हाइट वाले मकाम पे गए हुए हों जहाँ बहुत सर्दी हो, जैसे पाकिस्तान में अगर आप GK2 बेस कैंप में आए तो आपको ना फील होगा कि आपके फेफड़े जो है ना वो ज़्यादा काम कर रहे हैं ऑक्सीजन खींचने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से नहीं मिलती। और इसीलिए बाज़ औक़ात जो इस तरह से के कोह पैमा होते हैं जो पहाड़ सर करने के लिए जाते हैं, वो अपने साथ बाकायदा तौर पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ताकि अगर कहीं भी हवा की वजह से या ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमें सांस आना बंद हो जाए तो हम उस ऑक्सीजन सिलेंडर को पहन के बआसानी सांस ले सकते हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि मैं ये रिकॉर्ड अब बनाऊंगा कि मैं दुनिया की चोटियाँ सर करूँगा, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर। तो पहली जो चोटी वो सर करने जा रहे हैं वो नेपाल में। बेस्ट ऑफ लक कहेंगे जी आपको, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आपका जो ये ड्रीम है वो आप पूरा करके दिखाएंगे और अपने फादर की लेगेसी को उनसे ज़्यादा शायद बेहतर आगे लेके जाएंगे। अच्छा जी, अगली और आखिरी खबर जो हमारे पास मौजूद है, सांस ले लूँ, थोड़ा सा थक गई हूँ बोल बोल के। आप लोगों के लिए एक तो इतनी ख़बरें जमा करके लाते हैं और दूसरी चीज़ ये कि उनकी हर पॉसिबल डिटेल को पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि जब डिटेल पढ़ लें तो आप लोगों के साथ बेहतर तरीके से शेयर कर सकें। अच्छा जी, अगली और आखिरी जो खबर है हमारे पास आयमा बेग के हवाले से है। आयमा बेग जो है पिछले दिनों जिस तरह आप लोगों को बताया था, बहार का मौसम है और हर वीकेंड पे ही तकरीबन कोई ना कोई म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा है, कोई ना कोई फूड फेस्टिवल हो रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। हुआ कुछ इस तरह के एक इसी तरह के म्यूज़िक फेस्टिवल में आयमा बेग ने परफॉर्म करना था, लेकिन उन्होंने परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। एक दो दिन पहले, मेरे ख्याल से एक दो दिन पहले शायद उनका कहना यह है कि जी मुझे जो पेमेंट मेरे साथ कमिट की गई थी वो उस वक्त तक नहीं पहुंचाई गई, यानी कि मुकर्ररा जो वक्त था, मुझे कहा गया था कि इतने से इतने बज के इस दिन आपको ये पेमेंट मिल जाएगी, वो पेमेंट मुझे नहीं पहुंचाई गई। मैं काफ़ी इंतज़ार करती रही, टीम से कोलैबोरेट करने की कोशिश करती रही, मेरे मैनेजर्स उनसे रब्ता करते रहे। बहुत तवील उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी साइड को क्लियर करने की कोशिश की है कि मैंने फिर भी चाहा कि मैं जो है वो सारी चीज़ें स्मूथली लेकर चलूँ, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया, इसलिए मैंने परफॉर्म करने से इनकार कर दिया कि ठीक है, अगर आप मेरे साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, अगर आप मेरे साथ ठीक मामला लेके नहीं चलेंगे तो मैं भी परफॉर्म नहीं करूँगी। अच्छा, अब इल्ज़ाम उन्होंने क्या लगाया है? इल्ज़ाम उन्होंने लगाया ये है कि जब मैं इनकार कर चुकी थी तो आप लोगों ने टिकट्स पे से मेरा नाम क्यों नहीं हटाया, या चलें अगर टिकट्स छप चुके थे तो आप लोग अपने सोशल मीडिया पे ही ये अनाउंसमेंट कर देते कि मैं परफॉर्म नहीं कर रही, या आप लोगों का जो सोशल मीडिया पेज था जिस पे पूरी लिस्ट लिखी हुई होती है सिंगर्स की जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, आर्टिस्ट की जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसी में से आप मेरा नाम रिमूव कर देते। लेकिन उनका कहना ये है कि इंतज़ामिया ने जानबूझ के मेरा नाम रिमूव नहीं किया ताकि जो मेरे फैंस हैं वो मुझे सुनने के लिए आएँ और जब मैं आगे उन्हें ना मिलूँ तो वो नाउमीद हो जाए, तो इन्होंने जानबूझ के हरकत की है। अब ये तो इंतज़ामिया ही बता सकती है कि उन्होंने जानबूझ के हरकत की है या नहीं, लेकिन आयमा बेग का ये कहना है। और वो ये मेरे फैंस जो हैं वो मेरा इंतज़ार करते रह गए और मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, तो ये मेरे फैंस के साथ बहुत बड़ी हुई है ज़्यादती। अब ये आप लोगों ने डिसाइड करने की ज़्यादती हुई है या नहीं हुई, या वो जो बात कह रही हैं वो सही है या नहीं सही। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे गेस्ट और हमारा टॉपिक हमारे साथ होगा, कहीं मत जाए, हमारे साथ है। जी वेलकम बैक टू द शो। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है,
चाइल्ड केयर के हवाले से है, लेकिन आम बच्चों की केयर के हवाले से बात नहीं करेंगे। थोड़े से उन बच्चों की केयर के हवाले से बात करेंगे जो अल्लाह ताला ने स्पेशल बना के अपनी तरफ से तो भेजे होते हैं, लेकिन हम कुछ उनके साथ इस किस्म के मामलात कर लेते हैं कि उनको रहमत नहीं ज़हमत समझना शुरू हो जाते हैं। फिर भी मैं ये कहूँगी कि ज़ाहिर है जो बंदा एक स्पेशल चाइल्ड की केयर कर रहा होगा उसको हर वक्त उसके साथ रहना पड़ेगा। तो इस वजह से कभी कभी आपको होता है कि मेरी कोई अपनी ज़िंदगी नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको या तो पेरेंट्स मारना शुरू कर देते हैं या दूसरे बच्चों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, या फिर उनको स्कूल से ही उठा लेते हैं कि ये तो स्कूल में नहीं चल रहा, क्लास आगे से आगे जाई जा रही है और इसका जो है वो पास करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने करना सिर्फ एक छोटा सा काम है कि उनके लिए स्पेशल स्कूल्स डिज़ाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं, आप उन्हें वहाँ दाखिल कराएं ताकि वो अपने ही जैसे बच्चों के साथ पढ़ें और एहसास कमतरी का शिकार भी ना हो। इस बारे में टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लंबा है, तफसील से बात करने की इसके बारे में ज़रूरत है और इसके बारे में बात करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो इसकी स्पेशलिस्ट भी हैं। अपना एक इंस्टीट्यूट रन कर रही हैं ज़ील एंड ज़ीस लर्निंग के नाम से, और इसकी लर्निंग का मकसद ही यही है, ये इंस्टीट्यूट बनाने का यही मकसद है उन बच्चों के लिए जो स्लो लर्नर्स हैं, ताकि वो वहाँ पे आएँ, वो अपने जैसे बच्चों के, अपने जैसे माहौल के आदी बन जाए, उनको ये फील ना हो कि हमारे अंदर कोई मसला है। हमारे साथ मौजूद हैं जी इज़ा अफजल। अस्सलाम वालेकुम इज़ा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं कि ये क्या है और ये क्या क्या काम करता है। अच्छा, बेसिकली जो ज़ील एंड ज़ीस लर्निंग इंस्टीट्यूट है ये स्पेशल बच्चों के लिए है। स्पेशल बच्चे दे आर नॉट फिज़िकली डिसेबल, फिज़िकली डिसेबल नहीं है, लेकिन दे आर मेंटली चैलेंज्ड। जो बच्चे अपनी उम्र के लिहाज से दूसरे बच्चों के मुकाबले में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, ठीक है, वट एवर द रीज़न, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई भी प्रॉब्लम है, इस वजह से तो उनको हम स्कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्कूलिंग उनकी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो भी साइकोलॉजिकल सर्विसेज उनकी ज़रूरत होती है, जैसे बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं तो बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, स्पीच प्रॉब्लम है, स्पीच डिले है तो स्पीच थेरेपी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं इन बच्चों को। बेसिकली जो हमारा स्ट्रेंथन एरिया है वो इनकी स्कूलिंग है, स्कूलिंग और स्पीच, ताकि वो कन्वर्सेशन कर सकें, नॉर्मल लाइफ में कम्युनिकेट कर सकें प्रॉपर, सोशल लाइफ इनकी अच्छी हो, और दैट्स इट। हमारा इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ठीक है, इज़ा मुझे बताएं कि ऑटिज़म के जो बच्चे हैं वो भी क्या आपके अम्ब्रेला के अंडर आते हैं? बिल्कुल, हमारे पास हर तरह के डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं, ऑटिज़म के भी हैं। अब ऑटिज़म में हम माइल्ड टू सिवियर हर तरह का केस लेते हैं, माइल्ड बच्चों को भी लेते हैं और उनको स्कूलिंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ, कहीं पे बच्चों को ऐसा है कि एकेडमिक्स की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, अगर सिवियर डिसेबिलिटी आ रही है, उनकी डिसऑर्डर आ रहा है, तो हम उनको सिर्फ थेरेपीज़ पे रखते हैं। पहले सिर्फ उनको बिहेवियर मैनेज करते हैं, उनका स्पीच उनकी नॉर्मल करते हैं, स्पीच पे थोड़ा वर्किंग करने के बाद हम उनको स्कूलिंग की तरफ लेकर आते हैं। ठीक है। अच्छा इज़ा, अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ना वो ये है कि अगर कोई बंदा आपके स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल कराना चाहता है तो किस एज लिमिट वगैरह क्या है? ऐसा तो नहीं है कि अब वो बच्चा घर पे रह के उसको उन्होंने घर पे रख लिया, अब हमारे प्रोग्राम के बाद उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद इस इंस्टीट्यूट में इसे दाखिल करा सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी एज ज़्यादा हो गई है तो अब उसका कुछ नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास हर तरह की एज लिमिट के बच्चे हैं। ठीक है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव तब होता है जब बच्चे की अर्ली इंटरवेंशन कर दी जाए। नॉर्मली इन बच्चों के साथ स्टार्ट में 7 साल तक जितना काम हो जाए ना वो बहुत बेहतर होता है। उसके बाद उनकी प्रोग्रेस होती तो है लेकिन बहुत ग्रेजुअली, बहुत स्लोली हो जाती है। उस तरह से उनकी प्रोग्रेस का स्पीडली नहीं होती प्रोग्रेस इनकी। तो जितनी अर्ली इंटरवेंशन हो उसको हम ज़्यादा इनकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एज इससे 13 होगी या 17 होगी तो हम ना लें बच्चे को। हम उनके अकॉर्डिंग जो बेहतर हमें लगता है, अगर वो डेली लाइफ रूटीन में हमें लगता है कि हम उनको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं तो हम उनको लेते हैं। हमारे पास हर तरह के बच्चे हैं, हमारे पास 3 साल के भी हैं, 4 साल के भी हैं, इवन हमारे पास 23-22 ईयर्स के भी बच्चे हैं। माशाल्लाह, मतलब किसी भी एज में आ सकते हैं। हाँ, क्रोनोलॉजिकल एज उनकी 23 ईयर्स है लेकिन मेंटल एज उनकी जो है ना 14 हो जाएगी। इस तरह करके अपनी उम्र से बहुत पीछे हैं। तो उनकी जो फिज़िक और इस सब के अकॉर्डिंग नहीं है, उनकी मेंटल एज ज़्यादा हमारे लिए मैटर करती है। इज़ा, आप क्या समझती हैं कि बहुत सारे लोगों को ना शुरू में पता नहीं लगता कि इस बच्चे की लर्निंग एबिलिटी स्लो है या ये अपने बहन भाइयों से थोड़ा कमज़ोर है इस चीज़
चीज़ में। पेरेंट्स क्या करते हैं हमेशा ही, वैसे तो करते ये हैं कि जो बड़ा वाला बच्चा होता है ना, वो माइलस्टोन एक रख देता है कि ये एज लेके आया था, इसने गोल्ड मेडल लिया था और इसको जो है वो सारा ये उस पर पढ़ा था, इसकी फीस ही हमें देनी पड़ती थी, मतलब इस तरह की चीज़ें। और फिर बाकी बच्चों को उनसे कंपेयर करते रहते हैं। और इस तरह के बच्चे को जब आप एक नॉर्मल बच्चे से कंपेयर करेंगे और आप डिनाइल के फेस में रहेंगे कि इसे कोई मसला नहीं है, तो उससे मसले मसाइल और क्या पैदा होते हैं? देखिए, पेरेंट्स को सबसे पहले मसला ये है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को, ठीक है। उनको पता होता है लेकिन वो डिनाइल में रहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे की सेल्फ इस्टीम इतनी ज़्यादा लो हो जाती है, वो प्रॉपर सर्विसेज बच्चे को नहीं दे रहे, बच्चे को समझ नहीं रहे, आप बच्चे को प्रेशराइज़ कर रहे हैं। अब अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ भी बात करें तो उनकी पूरी बचपना इसी चीज़ में गुजरा हुआ है कि उन पे पीयर प्रेशर बहुत है, उनमें कंपैरिजंस बहुत है, उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बच्चे का कॉन्फिडेंस इतना लैक कर जाता है, इतनी सेल्फ इस्टीम उनकी जो है दब जाती है कि वो कहीं पे भी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो बहुत ज़्यादा मेन रोल यहाँ पे पेरेंट्स का आता है कि पेरेंट्स यहाँ पर एक्सेप्ट करें, उनके लिए एक टाइमली डिसीजन लें। कोई जितना ज़्यादा अर्ली कोई डिसीजन लेंगे उतना बच्चे के लिए बेहतर होता है, बजाय इसके बच्चे पे प्रेशर करें, उसको कंपेयर करें। और यही है कि आप जो है ना नॉर्मली मुझे बताएं कि अवेयरनेस आपको क्या लगता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आ रही है? जो पेरेंट्स आपके पास आते हैं वो क्या इस चीज़ से वेल अवेयर होते हैं कि हमारे बच्चे को मसला है, और जल्दी से, जिससे आपने कहा ना जितनी जल्दी आप उस बच्चे को लेके आएंगे उतनी जल्दी उसका वो प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, तो उनको क्या जल्दी पता लग जाता है या बहुत देर से कभी कभी पता लगता है? देखें, अवेयरनेस की बात करें ना तो अकॉर्डिंग टू माई वर्क एक्सपीरियंस ये एजुकेशन पे डिपेंड नहीं करती। मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे एलीट फैमिलीज़ के हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को, वो डिनाइल में रहते हैं। और उनसे ये बातें सुनने को मिली हैं कि बच्चे पे कोई अमल है, हम अमल को तोड़ेंगे और जो है इसका तोड़ करना है। और मैंने बहुत सारे अनएजुकेटेड फैमिलीज़ को भी देखा है, ऐसी कैटेगरी भी है पाकिस्तान में जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा पेरेंट्स ने, और वो भी इतना एक्सेप्ट करते हैं, उनको इतनी अवेयरनेस है इस चीज़ के बारे में, उनको पता है कि बच्चे के बिहेवियर्स में प्रॉब्लम्स क्या है। बच्चा कोई बिहेवियर शो कर रहा है तो मारना नहीं है, बिहेवियर थेरेपी करनी है। बच्चा बोल नहीं पा रहा तो उससे किसी टेक्निक्स के थ्रू बुलवाना है। अगर बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्लासरूम में तो उसको हम लोगों ने किसी डिफरेंट स्ट्रक्चर में बिठाना है, एक डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हमने पढ़ाना है। तो आपको क्या लगता है इसे जो बिहेवियर में है मसला है, या आप कहेंगे इतना अजीब बिहेवियर है, एक पढ़ी लिखी फैमिली का बिल्कुल अजीब है, और एक अनपढ़ तो नहीं मैं कहूँगी, जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की, उनका अलग बिहेवियर, वजह क्या है इसकी? देखें, ये सारी अवेयरनेस ही है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, डिनाइल में रहते हैं। अगर मैं एक बात करूँ किसी एलीट फैमिली के पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपनी एक क्लास को मेंटेन रखने के लिए, जी हम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हम पे फैमिली का प्रेशर बहुत है, बच्चा 23 साल का है, कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो एक अपना उसमें रह रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक में, कि बच्चा कुछ करके दिखाए, हमें नहीं पता इसमें मसले मसाइल क्या हैं। तो इनके लिए जो है प्रॉपर पेरेंटल काउंसलिंग और गाइडेंस और ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है इज़ा, हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, कराची से हैं, याहिया हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हलीमा बहन कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ याहिया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके गेस्ट को भी सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन मैं टॉपिक पे आने से पहले आपने जो आप सुबह हमें खबरें बताती हैं उसमें एक बड़ी खुश आइन और खुशी वाली खबर थी कि वो एक मल्टी मिलियन मुसलमान हो गया है। बिल्कुल, और स्टडी की तो दैट इज अ वेरी सूदिंग फॉर मी, क्योंकि जो आदमी अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि अगर आप जितनी भी बदनामी आप करते रहे मुसलमानों की, लेकिन जो अल्लाह की किताब है अगर उसको कोई पढ़ेगा तो वो जरूर इम्प्रेस जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। तो ये अच्छी खबर आपने सुनाई। दूसरी मुझे सवाल आप मुझसे मेरा ये है, क्योंकि देखिए स्पेशल बच्चों को पालना और स्पेशल बच्चों को कुछ लर्निंग देना ये खुद भी एक बहुत बड़ा मुश्किल और काम है, और उसके लिए आपको बड़ी स्किल्स भी चाहिए होती हैं। मेरा सवाल इनसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्पेशल बच्चों के कराची में भी स्कूल खुले हुए, लेकिन जो हम वो टीचर्स हैं दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड, क्योंकि एक साइकी होती है कि आपके अंदर बर्दाश्त की कुव्वत होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको इरिटेट भी करते हैं और बहुत ज्यादा पेशेंस वाला काम होता है। एक तो कि हमारे यहाँ के स्पेशल बच्चों की ट्रेनिंग और लर्निंग के लिए जो स्किलफुल टीचर्स हैं वो हैं, या उसके कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में बताइए। दूसरी बात है कि आप उन लोगों को क्या कहेंगी? मेरे लिए बड़ा कंसर्न है कि जो बच्चे अगर कोई बेचारे थोड़े यानी थोड़े स्लो हैं और वो फिर जब उनके मेहमान या उनके अजीज अकारिब आते हैं तो वो एक मिजरेबल बातें करते हैं, है कैसी मुश्किल है ये वो बजाय बकअप करने के उनको देने की। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं या बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
अच्छा, पहली जो उन्होंने बात की उसकी तरफ पहले आएंगे कि बहुत सारी टीचर्स जो हैं, स्कूल्स तो खुल जाते हैं, बिल्डिंग भी बन गई, लोगों ने इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कर दिया, लोग तो यही कर सकते हैं ना। अगर हुकूमत के बारे में भी हम कहें तो प्राइम मिनिस्टर साहब यही कर सकते हैं कि वो इनिशिएटिव ले लें। अब वहाँ आके उन्होंने खुद तो नहीं पढ़ाना बच्चों को, तो टीचर्स जो है उनको नहीं पता कि बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, उनके अंदर वो पेशेंस नहीं है, वो भी अपना एक घर का बैगेज अपने साथ बहुत सारी परेशानियों का लेके आई हुई होती हैं और उस तरह से वो इक्वेशन सही बन नहीं रही होती जो चाहिए होती है इस तरह के बच्चों को डील करने के लिए। तो क्या कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है जो टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग करे, जो जिन्होंने आगे जाके स्पेशल बच्चों को पढ़ाना है? देखें, अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ ना, तो मेरे पास स्टाफ जो है वेल ट्रेंड है, साइकोलॉजिस्ट ही हैं। अगर आप किसी सारे साइकोलॉजिस्ट की टीम है, तो इन सारे बच्चों को अगर कोई डील कर सकता है ना, तो कोई टिपिकल टीचर कभी भी डील नहीं कर सकती, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ही इनको प्रॉपर सर्विसेज दे सकता है, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से बच्चे को डील करना है। उसमें एक पेशेंस का लेवल होता है साइकोलॉजिस्ट में, कोई टिपिकल टीचर इनको नहीं डील कर सकती है। और इसमें प्रॉपर गवर्नमेंट के तो उस तरह से ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं हैं, लेकिन अगर कोई फ्रेशर्स हैं, कोई फ्रेशली ग्रेजुएट है, तो इन सेंटर्स में जाके ट्रेनिंग्स ले सकता है, इंटर्नशिप कर सकता है, ताकि वो प्रॉपर ट्रेन हो सके और एक साइकोलॉजिस्ट ही एक स्पेशल बच्चे को प्रॉपर कर सकती है, ट्रेन कर सकती है। अच्छा इज़ा, आपको इस तरह की कोई चीज़ का पता है कि बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें कौन सी टीचर्स हैं? क्योंकि आप ज़ाहिर है ग्राउंड में काम करती हैं, हमारे से ज़्यादा रिसर्च आपने खुद की होगी इसके हवाले से। तो देखें, वैसे उन्होंने याहिया ने एक ये भी बात की थी कि पाकिस्तान में कोई इस तरह से इंस्टीट्यूट सेंटर है या नहीं है। हमारे पास जो बच्चे हैं ना, दे आर नॉट स्पेशल एंड दे आर नॉट नॉर्मल, दे आर क्लोज टू नॉर्मल। ये काफ़ी ज़्यादा लैग करें कि पाकिस्तान में ना इन बिटवीन इन बच्चों के लिए कोई सेंटर्स नहीं या है, बिल्कुल स्पेशल के लिए है या बिल्कुल फिजिकली डिसेबल बच्चों के लिए है सेंटर्स हैं या नॉर्मल स्कूलिंग है। जो दरमियान में जो स्लो लर्नर्स आ जाते हैं ना, इनके लिए कोई नहीं है। और ये आइडिया मेरा भी मुझे लगता है काफ़ी यूनिक है, क्योंकि इस्लामाबाद में इस तरह का स्कूल नहीं है और पाकिस्तान में होने भी चाहिए इस तरह काफ़ी सेंटर्स होने चाहिए, ताकि जो बच्चों को, क्योंकि अगर इन बच्चों को उठा के हम किसी स्पेशल स्कूल में डाल देंगे तो ये मज़ीद जो है इनकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो हो जाएगी, क्योंकि अपने आप को स्पेशल कंसीडर करने लग जाएंगे। हाँ, लेबल कर इनको एक लेबल लग जाएगा, टैग लग जाएगा कि ये स्पेशल हैं। ठीक है। दूसरा सवाल जो उन्होंने किया था वो ये था कि एक तो पेरेंट्स वैसे भी अपने हालात से, अपनी इन चीज़ों से लड़ रहे होते हैं, उस बच्चे के साथ भी कोप अप करना मुश्किल हो जाता है। फिर हर ख़ानदान में एक बच्चा तो होता नहीं है, कम से कम 2 या 3 होते हैं, बाकियों को भी देखना है, इनका ज़्यादा ध्यान रखना है। और फिर जब लोग आप लोगों के घर आते हैं या कहीं मुलाकात हो जाती है तो फ़ौरन ना एक सिंपैथी आपको फील कराना शुरू कर देंगे कि हाय पता नहीं क्या हो गया, तुम दोनों तो बिल्कुल ठीक हो, बच्चे को क्या हुआ, डॉक्टर को दिखाया। भाई जिनके वो बच्चे हैं ना, वो पाकिस्तान का कोई डॉक्टर छोड़ेंगे नहीं अगर वो बच्चा ठीक हो सकेगा। तो खुदारा इस तरह के सवाल पूछना बंद कर दे लोगों से, लेकिन फिर भी लोग ये बात कहते ही रहते हैं। तो उस सिचुएशन में जो माँ बाप हैं जो और ज़्यादा डीमोरलाइज हो रहे हैं, उनको कैसे बेहतर फील कराया जा सकता है? देखिए, अगर इस तरह से कोई फेस कर रहे हैं ना पेरेंट्स, तो सबसे पहले उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स ये होंगी कि वो स्ट्रेस लेंगे, ठीक है, वो टेंशन लेंगे, हेडेक हो जाएगा। और मैंने पाकिस्तान में काफ़ी चेंज देखा है फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स कि एक न्यूरो सर्जन के पास भी आप अपना मसला लेके जा रहे हैं ना, तो वो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं। इवन मैंने खुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि आहिस्ता आहिस्ता इतना स्कोप बढ़ रहा है, इतनी अवेयरनेस हो रही है पेरेंट्स में और सोसाइटी में कि जो पेरेंटल काउंसलिंग है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह हमारे पास भी कोई एडमिशन आता है ना, फॉर एग्जांपल, तो हम बच्चे की डिटेल असेसमेंट करते हैं, हमें पता लग जाता है बच्चा इस वक्त किस जगह पे लाइक कर रहा है। और हम यहाँ पर बच्चे के साथ ज़्यादा मेहनत हमें करनी है या पेरेंट्स के साथ, तो वो हम लोग मंथली बाय मंथली उनकी काउंसलिंग करते रहते हैं, उनको एक रियलिटी चेक देते रहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल करना है, किस तरह से हर चीज़ को फेस करना है। तो काउंसलिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर कैंपेन्स बहुत ज़रूरी हैं, ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, और हम लोग पेरेंट्स की ट्रेनिंग्स करते रहते हैं कि उन्होंने घर में किस तरह से बच्चे को लेकर चलना है। ठीक है, ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात और बहुत ही खुशी की बात की है कि लोगों को अवेयरनेस हो रही है और लास्ट 6 मंथ्स 1 साल में और भी ज़्यादा हो रही है। अच्छा इस मुझे बताएं कि स्कूल की टाइमिंग्स क्या है? हमारी वही नॉर्मल स्कूल 8 से 2 की टाइमिंग्स हैं। 8 से 2 बच्चे को पता लगे सुबह उठ रहा हूँ, यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जा रहा हूँ, 2 बजे मतलब बिल्कुल नॉर्मल टाइम, बिल्कुल 8 से 2 बजे तक टाइमिंग है। अच्छा हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं जी, डॉक्टर शाकिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? फाइन, थैंक यू। अच्छा मेरा सवाल ये है कि स्पेशल बच्चे देखें, जो प्रोग्राम स्पेशल बच्चों का है, तो
पूरी दुनिया में जब स्पेशल हम कह रहे हैं तो इट मीन्स ये प्रियॉरिटी पर हैं। तो हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में और हमारी स्टेट लेवल पर इनके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं एनजीओ और गवर्नमेंट की सतह पर। मैं आपसे एक छोटा सा वो शेयर करता हूँ। जी जी। मेरा एक दोस्त था बचपन का, वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया अलॉन्ग विद फैमिली, ठीक है। और एक उसका बच्चा स्पेशल था। जैसे उसको नेशनलिटी मिली है, हाँ। वो जो बिलीव के उन्होंने उसको उसकी जो व्हीकल होती है 70 लाख की वेरी नेक्स्ट डे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी कि भाई ये स्पेशल है और ये हमारी जिम्मेदारी है, हाँ। आपकी नहीं। हाँ। तो वहाँ एक, और पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत है, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ एनजीओ और गवर्नमेंट सतह पर क्या इसके लिए किया जा रहा है स्पेशल बच्चों के लिए? ठीक है। हम बहुत पीछे हैं और मायूस नजर आते हैं, तो काइंडली जो इक़दाम आते हैं वो शेयर करें। ठीक है, मैं पूछती हूँ इज़ा से, उनको इस बारे में बेहतर पता होगा, लेकिन आप मायूस मत हो। पाकिस्तान एक डेवलपिंग स्टेट है और वो एक डेवलप्ड स्टेट है, वो हमसे तकरीबन 100 साल आगे हैं, इसलिए वो ये सारे इकदाम कर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें हमारी गवर्नमेंट को या एनजीओज़ को सपोर्ट नहीं करती, उनको भी इकदाम करने चाहिए। मेरे से ज़्यादा बेहतर वैसे इज़ा आप इसके बारे में बताएं कि क्या इकदाम हो रहे हैं। बाकी मुल्कों का तो हमें पता है कि वो अपने स्पेशल लोगों को ही नहीं, वो अपने हर बंदे को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से जाऊँ तो गवर्नमेंट का डिस्कस अगर करूँ ना, तो गवर्नमेंट वाकई इस साइड पे इतना ज़्यादा नहीं करी कंट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट को मैं देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नहीं है। हाँ, एक नॉर्मल वो स्पेशल स्कूल बना दिए जाते हैं स्पेशल बच्चों के लिए, हाँ। लेकिन अब देखें ऑटिज़म कितनी एक कॉमन डिसऑर्डर है, कितना ज़्यादा एक बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में, तो इनके पूरी दुनिया में हाँ बिल्कुल। तो इनके लिए कोई इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए ना फाउंडेशंस की, एनजीओज़ की, तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा एनजीओज़ और फाउंडेशन इस तरह करती हैं कांटेक्ट कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं टू बी ऑनेस्ट जो कि उस तरह से उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती, तो मुझे खुद एनजीओज़ कांटेक्ट करती हैं कि हम इन बच्चों को ऑन करना चाहते हैं, इनका मंथली एक्सपेंस हम बियर करना चाहते हैं, तो इनकी तरफ से डोनेशंस में काफ़ी ज़्यादा है, हमें हेल्प होती है। तो हाँ, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा सेंटर्स बन चुके हैं, ऑटिज़म सेंटर्स बन चुके हैं, डाउन सिंड्रोम के सेंटर्स बन चुके हैं, प्राइवेट तौर पे काफ़ी ज़्यादा इस पे काम हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पे मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगी कि हमें हर चीज़ जो है ना गवर्नमेंट पे भी नहीं छोड़नी चाहिए। उनके और ज़्यादा मसले मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो उन्हीं पे बेचारे काम कर लें तो बड़ी बात है। ठीक है, अच्छा जी, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इज़ा से इस हवाले से पूछेंगे कि अगर घर में कोई ऐसा बच्चा मौजूद है तो उसके बहन भाइयों को, उसके पेरेंट्स को उसके साथ कैसे कोप अप करना चाहिए। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाए। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशल बच्चों की नीड्स के हवाले से और हमारे साथ इस पे बात करने के लिए मौजूद है इज़ा। इज़ा, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि अगर घर में इस किस्म का कोई बच्चा मौजूद है तो उसके सिबलिंग्स को और उसके पेरेंट्स को उसके साथ किस तरह से टेक केयर करनी चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, ताकि उसके साथ बिजी भी रहें और उससे इस बात का एहसास भी ना हो। देखिए, यहाँ पर ना बात वही ट्रेनिंग की आ जाती है प्रोफेशनल्स की कि हमारे पास भी अगर कोई बच्चा आ रहा है तो हम लोग पेरेंट को गाइड करते रहते हैं, प्रॉपर होमवर्क्स चाहते हैं, स्पीच से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड के ये टास्क हैं आपके। अगर बच्चा आपको एग्रेशन शो कर रहा है, बच्चा हाइपर एक्टिविटी शो कर रहा है, तो आपने इस तरह करके बच्चे को हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है। तो प्रॉपर एक थेरेपिस्ट की तरफ से या कह लें डॉक्टर की तरफ से ही उनको गाइडेंस दी जाती है, होमवर्क दे के भेजा जाता है कि आपने पूरे दिन में किस तरह से बच्चे को कब उसको लंच कैसे करवाना है, आपने क्या प्रॉम्प्ट्स देने हैं, बच्चे को किस तरह से पूरा दिन मैनेज करना है। ठीक है। और सिबलिंग्स के लिए क्या है, क्योंकि सिबलिंग्स तो कुछ छोटे भी होंगे उनसे, कुछ बड़े भी होंगे, और बड़े भी जो होंगे वो 2-3 साल का गैप होगा, बच्चों को समझाने में भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उनके लिए भी कोई सेशंस वगैरह होते हैं कि आपने अपने बहन भाई के साथ इस तरह से बिहेव करना? बच्चों के लिए सेशंस तो नहीं मैं कह सकती, सिबलिंग्स के लिए यहाँ पर मेन रोल जो आता है पेरेंट्स का आता है कि पेरेंट ने कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करना, कुछ भी किसी एक को ज़्यादा फेवर्स नहीं देनी। आप बच्चे को जितना एक मदर समझा सकती है उतना कोई प्रोफेशनल पर्सन
नहीं समझा सकता। बिल्कुल, तो ये मदर पे डिपेंड करता है, फादर पे डिपेंड करता है कि आप किसी एक को ज़्यादा फेवर ना दो किसी बच्चे को, और इनको प्रॉपर बिठा के बताते जाओ कि ये आपका भाई है और आप लोगों ने किस तरह से एक सर्कल टाइम करना है, किस तरह से आप लोगों ने ऐसी गेम्स खेलनी है जिसमें हर किसी की इन्वॉल्वमेंट हो। कोई एक बच्चे को कोई चीज़ मिल रही है तो वो सबको मिलनी चाहिए। ये यहाँ पर अगर सिबलिंग्स की बात की जाए तो पेरेंट्स का ज़्यादा रोल है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा इज़ा, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं टीचर्स की तरफ। टीचर्स के बारे में आया ने भी पूछा, स्पेशल ट्रेनिंग होती है, आपने कहा हमारे पास तो हैं ही सारे साइकोलॉजिस्ट जो उन्हें पढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल टीचर की बात करें जो है टीचर, उससे कुछ ट्रेनिंग्स भी ली हैं, तो उसकी ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए कि उसमें कितना पेशेंस हो, वो किस तरह से बच्चों को टेक केयर करे, किस तरह से मतलब उसको क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा इसकी ट्रेनिंग्स में ऐसा नहीं है कि अच्छा कोई 1 डे की वर्कशॉप देख लिया, 7 डेज देख लिया, हाँ 7 डेज़ का वर्कशॉप अटेंड कर लिया तो अब अच्छा जी आई एम ट्रेन कि मैं एक स्पेशल बच्चे को प्रॉपर ट्रेन कर सकती हूँ, हैंडल कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है, इसके लिए डिटेल स्टडी होती है, प्रॉपर डिग्रीज़ होती हैं। जब तक एक जो है स्टूडेंट या कोई भी टीचर एक प्रॉपर मरहले से नहीं गुजरती, डिग्रीज़ की एक 2 इयर्स की डिग्री नहीं लेती, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी एक बच्चे को, क्योंकि एक बच्चे के कोई टेंट्रम्स, डिफरेंट टेंट्रम्स होते हैं ना, कि अगर बच्चा कुछ स्पीच से रिलेटेड ड्रूलिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे क्या वजह है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, अगर बच्चा थ्रोइंग कर रहा है, उसके बिहेवियर में थ्रोइंग है, तो ये थ्रोइंग कौन से डिसऑर्डर में आती है। तो ये एक दिन में या 7 डेज़ की वर्कशॉप में टीचर नहीं समझ सकती कि बच्चे की कोई भी टेंट्रम्स शो हो रहे हैं, कोई बिहेवियर ऐसा है, तो इसकी वजह क्या है। पहले आपको रूट कॉज की तरफ जाना पड़ता है, रूट कॉज की तरफ फिर आपको जो है इंटरवेंशन देखनी पड़ती है कि अब इसको मैंने ट्रीट कैसे करना है, इसको मैनेज कैसे करना है। तो इसके लिए एक प्रॉपर डिटेल स्टडी की ज़रूरत होती है। आप प्रॉपर डिग्रीज़ लें, ट्रेनिंग्स लें, उसके बाद ही आप प्रॉपर ट्रेन हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम इज़ा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें कि इन बच्चों का टेक्नोलॉजी के साथ रब्ता कितना होना चाहिए, कितने घंटों का होना चाहिए, और आप जो इन्हें क्लासरूम्स में पढ़ा रही हैं उसमें भी क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है? हमारे पास टेक्नोलॉजी किसी हद तक इन्वॉल्व है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टेक्नोलॉजी को यूज़ करना इन बच्चों की जो है लर्निंग के लिए, क्योंकि ये बच्चे ना इमिटेट बहुत अच्छा कर लेते हैं, कॉपी बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक टिपिकल अगर देखा जाए तरीका, तो टीचर पढ़ा देगी बच्चे को ए फॉर एप्पल। अगर वही चीज़ हम किसी विजुअल लर्निंग के थ्रू कराएंगे, हाँ क्रिएटिव वे में समझाएं, बच्चा देख रहा है अच्छा एप्पल राउंड होता है, एप्पल रेड कलर का होता है, इसके लीव्स ग्रीन होते हैं, एप्पल एक फ्रूट है, एप्पल के स्पेलिंग्स ही हैं, तो वो कितना कुछ लर्न कर लेगा, बच्चा एक माइंड में बिठा लेगा और ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेगा। ठीक है, तो इस तरह आप कह लें कि टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप हर चीज़ को एक स्क्रीन टाइम के थ्रू ही सिखाएं, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत हार्मफुल भी होता है इन बच्चों के लिए। जितना कम किया जाए उतना बेहतर है, जितना दिखा रहे हैं उतना बेनिफिशियल हो। एक कंटेंट क्या डिपेंड करता है ना, आप दिखा क्या रहे हैं बच्चे को टेक्नोलॉजी में, आप स्क्रीन टाइम में क्या दिखा रहे हैं। वैसे अगर राइम्स वगैरह, कार्टून्स वगैरह देख रहे हैं तो ये बच्चा, एक ऑटिज़म का बच्चा जो है ना, इसका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नहीं हो, देखें एक टाइम हर चीज़ एक हद में अच्छी लगती है। एक चीज़ एक नॉर्मल वे में अच्छी लगती है ना, कोई भी एक टाइम से ज़्यादा या उससे क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाए तो वो हर चीज़ की ज़्यादती आपको पता है अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं होती। हाँ अच्छी नहीं होती। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए कि बच्चा किस टाइम क्या ले रहा है, क्या उसको चाहिए, उसकी नीड क्या है। तो फुल डे का एक टाइम टेबल प्रॉपर सेट होना चाहिए। और ये बच्चे फिक्सेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं एक चीज़ से, चेंज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, एक चीज़ के इनके बिहेवियर्स भी रेपिटेटिव होते हैं, इनको एक चीज़ चाहिए तो वो अगले दिन भी सेम टाइम पे वो चीज़ चाहिए। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, कराची से हैं इम्तियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। मैम वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है कि यही भाई ने जो की थी ना बात, जी जी, तो उसमें मैं एक चीज का इजाफा करना चाहता हूँ, बाकी आपके टॉपिक पे आ जाऊंगा। जो कोई भी शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की स्टडी करेगा, उसको पढ़ेगा, उसको समझेगा, तो यकीनन वो बिल्कुल मुसलमान हो जाएगा। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारक है, बड़ी मुबारक ज़ात है, और उनकी जो मामलात है वो आया है बिल्कुल। तो उसवा हसना को पढ़ने के बाद ऐसा मुमकिन ही नहीं है कोई मुसलमान ना हो। अच्छा, अब आ जाइए इस बात पे। सबसे पहले तो ये जो मैडम आई हुई हैं, जी जी,
तो हस्बे मामूल में ये इनसे दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि जो लोग अपने बच्चों को एडमिट करवाते हैं तो आप कितनी फीस लेते हैं? ये तो नहीं कि फीस की जाती वजह से वालिदैन भी बेचारे साइको हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना। पता है क्या इम्तियाज साहब, अक्सर लोगों से हम ये सवाल पूछना चाह रहे होते हैं लेकिन फिर हम आपकी कॉल का वेट करने लग जाते हैं कि आप हमारी ये मुश्किल आसान कर देंगे। हाँ, और मैं आपको एक बात और बताऊं, चंद सेकंड ज्यादा का तलबगार ये बातें सदका जारिया हो जाएंगी। अगर इंसान के हाथ में होता ना मैडम, तो वो अपने बच्चों को हीरे जवाहरात से मुज़य्यन करके बनाता, ये पैदा करता। लेकिन ये अल्लाह पाक के अख्तियार की चीजें हैं। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अपने गुनाहों की हम सबको माफी मांगनी चाहिए। और बात यह है कि ये मासूम जो होते हैं यही तो सबसे अच्छे हैं। क्या इस तरह के बच्चों ने बड़े होकर किसी मुल्क पे एटम बम फेंका? नहीं फेंका ना। तो ये तो मासूम है, अल्लाह वाले होते हैं। तो इनको आप बहुत प्यार मोहब्बत से रखें और इनकी खिदमत करना तो अजर अजीम है। और बात वही होती है कि अगर हम ये करने लगे कि हम सदका जारिया समझकर इनको करने लगे टीट इलाज मुआवजे, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। और अगर हम बेबहा पैसे लें, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर हजरात जायदादें भी बिगवा देते हैं किसी की या हेरा फेरी कर जाते, ऐसा ना हो। हुकूमती सतह पर भी रिक्वेस्ट है, हुकूमत कुछ भी करती रहे, उसका मसला नहीं है। बस ये है कि इस तरह के कामों में ना थोड़ा सा हाथ बटाए, शफकत करे, ताकि हमारे मुल्क में जो भी परेशान अवाम लोग हैं वो अच्छे हो जाए। देखिए, जब आवाम अच्छा होगा तो शहर अच्छा होगा, शहर अच्छा होगा तो सूबा, सूबे से मुल्क, और मुल्क अच्छा होगा तो दुनिया में हम मशहूर होंगे, हमारी इज्जत होगी और हमें सब इज्जत की निगाह से देखेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है मैडम, आप ये इस तरह के मसले मसाइल पे गुफ्तगू करती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक और कॉलर भी है, उनकी भी कॉल ले लेते हैं। मिसेस फुरकान हैं जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं ये आप डॉक्टर साहिबा से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा है 8 साल का है। अच्छा। और वो ADHD है वो। अच्छा। तो उसके बहुत एक्सट्रीम सिम्टम्स नहीं है, लेकिन मतलब है उसके माइल्ड से हैं सिम्टम्स। ठीक है, ये माइल्ड कह लें आप। ठीक है। तो अब मसला ये है कि जैसे जैसे पहले उसमें ये बिल्कुल इशू नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो वो अपनी बहन को बहुत मारता है, बहुत ज्यादा उसको टीज करना, हर वक्त उसको छेड़ते रहना, और मतलब जानबूझ कैसे करता है। उसको खुशी हासिल होती है या पता नहीं उसकी अना को तस्कीन पहुंचती है, मुझे नहीं समझ आती कि मैं ये तो अच्छा, ये मतलब मिसेस फुरकान मुझे ये बताए कि ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का करता है, वरना मुझे लगता है सारे भाई अपनी बहनों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और उनको बहुत खुशी मिलती है जब वो रोती हैं। तो ये अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल का है तब तो कोई मसला है, वरना फिर ये मेरे ख्याल से थोड़ा नॉर्मल भी है, सब भाई ऐसे करते हैं। नहीं, बहुत एक्सट्रीम नहीं कह सकते, लेकिन ये कि चलते फिरते उसको थप्पड़ मार जाना, के बाल खींच देना। अच्छा। और उसको धक्का दे देना। अच्छा। इस तरह की चीजें वो बहुत ज्यादा करता है। बहुत एक्सट्रीम नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। लेकिन इस तरह करता है वो। फिर तो मेरी अम्मी को भी कॉल करके पूछना चाहिए, क्योंकि मेरा भाई 24 साल का है और वो अभी तक यही हरकतें करता है। लेकिन मैं उनसे पूछती हूँ इस मसले का हल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वैसे मेरे ख्याल से भाई सभी करते हैं इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि उनके बच्चे को ADHD है। ठीक है, तो ये बच्चे का ऐसा नहीं है कि कुछ इंटेंशनली कर रहे हो, बच्चे को एक उसका अपना एक ब्रीदिंग टाइम चाहिए, वो जानबूझ के नहीं कर रहा। उसकी नीड है कि उन्होंने जो है कोई हिट करना है, अपने फिजिकल इस तरह यूज़ करना है। ठीक है, अपने एक्सरसाइजेज इस तरह करनी है। बच्चे के बस में नहीं होता, उसको नहीं पता कि वो अपनी छोटी बहन को मार रहा है और क्या है। तो इसके लिए इनको कंट्रोल करने के लिए ये कि प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स दिए जाएं कि जब वो लगता है कि मारा है उसके हाथों को पकड़ लें। ठीक है, और प्रॉपर। अच्छा, हाथों को पकड़ने से तो इसका कोई गलत इंप्रेशन नहीं जाएगा? कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खेलने के लिए उसको हाथ में ऑलरेडी हो, ताकि वो जो हाथों में उसने किसी और को मारना है वो उसमें बिजी रहे? नहीं, ऐसा नहीं है कि हाथों को पकड़ लेना कुछ नेगेटिव इंप्रेशन देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे की एक स्पेस थोड़ी कम कर दीजिए उस वक्त जब आपको लगता है कि बच्चा किसी को मार रहा है, कुछ थ्रोइंग कर रहा है, तो उसके एक्सेस में इतनी ज़्यादा चीज़ें ना रखी जाएं कि अच्छा कुछ डैमेज क्रिएट कर सकता है। आप प्रॉपर बहुत नॉर्मल तरीके से हैंड्स को पकड़ो, तो एक रीइंफोर्सर भी हो जाता है उसके लिए कि बताया जाए कि अब आपने ये काम नहीं करना, नहीं करोगे तो मैं आपको ये फेवरेट चीज़ दे दूंगी आपकी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, थोड़ा इस तरह से। हाँ बिल्कुल। अब आप पहले फिजिकल प्रॉम्प्ट से स्टार्ट करो, हाथ उसके पकड़ो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि पता लगे कि आपने बहुत ज़्यादा बच्चे को दबोच दिया हुआ है और कोई मार्क्स पड़ गए बच्चे के हाथ पे, तो ऐसा ऐसा प्रेस करें, वो उनको रिलैक्स करें। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको प्रेस
प्रेस करने से, मसाज करने से बच्चा बहुत रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। वहीं पे काम डाउन हो जाते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप फेड आउट कर दो इस तरह के प्रॉम्प्ट्स ठीक है जी। थैंक यू सो मच इज़ा फॉर कमिंग। बहुत thank you शुक्रिया so much, आपके thank आने का। बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसे बताई जो हमें नहीं पता थी, जिस तरह ये जो ADHD वाले बच्चे का इज़ा ने बताया, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग होगा उन लोगों के लिए जिनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे बच्चों का क्या इलाज किया जा सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें, अगर फिर भी बच्चा आगे से रिएक्ट करे या कुछ करे तो फिर दोबारा से साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हम लोग जी यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और गेस्ट और एक और टॉपिक हमारे साथ मौजूद होगा। कहीं मत जाए, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू द शो। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो कंपैरिजन्स के थोड़े हवाले से है। हम लोगों ने जब भी पुराने एरा से कंपैरिजन किया है, हमेशा ड्रामों का किया है कि ड्रामास कैसे बनते थे, एक्टर्स कैसे काम करते थे, प्रोडक्शन कैसे हुआ करती थी, थोड़े से लोगों के पास बजट हुआ करते थे, लेकिन ड्रामे की जो स्टोरी होती थी वो बड़ी जानदार होती थी। लेकिन हमने कभी जर्नलिज्म के हवाले से कंपैरिजन उस तरह से नहीं किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा इस हवाले से है कि जर्नलिस्ट जो हैं वो पुराने ज़माने के कैसे होते थे, न्यूज़ कास्टर कैसे होते थे जब PTV का दौर था, तो कितना वो अपने एक्सेंट पे, कितना वो अपने लफ्ज़ों पे मेहनत क्या करते थे, और फिर जब कुछ गलत हो जाता था तो किस तरह से उनको डांट पड़ा करती थी। और जो शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उनका थोड़ा सा पर्सनैलिटी इंटरव्यू भी करेंगे। वो जर्नलिज़म की फील्ड में कैसे आई, जबकि उस दौर में इस चीज़ को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था कि ख़वातीन जो हैं वो TV की स्क्रीन पर आए। तो ये सफ़र उनका कैसे शुरू हुआ, आप लोगों की मुलाकात उनसे कराऊंगी। लेकिन ये भी आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि मैं जो आज यहाँ पे बैठी हूँ ये उन्हीं की वजह से है, और उन्हीं को हमेशा देख के मैं इंस्पायर हुई हूँ, और मैंने सोचा कि जो ये करती थी ना वो मैंने भी एक दिन करना है। तो ये जो सारा सफ़र है इसमें से इन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की किसी भी तरह से, लेकिन फिर भी मैंने ये सोच लिया था कि जहाँ ये बैठी हुई हैं, जिस तरह से ये तैयार हुई हुई हैं, उसी तरह से मैंने होना। बहुत मैं आज नर्वस हूँ, मेरा हाथ जो है ना इस वक्त काम पर है लिटरली। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है आबदा मुमताज़ साहिबा, जो कि अब आबदा ज़ुल्फ़िकार हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आने के लिए। बस अब आपके पाँव पड़ने रह गए थे और आपने मुझसे हर कुछ करा लिया है कि आप मेरे शो में आ जाए। सबसे पहले तो मैं आपकी मैनेजमेंट का, आपकी जो टीम है, आपका चैनल, उसकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे याद रखा, तुम्हारी वजह से याद रखा और मुझे इतना मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ और मैं अपनी यादों को शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, और उस ज़माने में जब लोग इसको इतना अच्छा नहीं समझा करते थे कि लड़कियां जो हैं ख़वातीन TV पे जाएं और वहाँ जाके काम करें, तो ये इनिशिएटिव आपने कैसे लिया और फिर फैमिली ने किस तरह सपोर्ट किया? बेटे मैंने तो कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मैं ऐसे आई कि जब मैं मास्टर्स अपना कर रही थी उर्दू लिटरेचर का, तो मेरे एक क्लास फेलो थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक म्यूज़िक का प्रोग्राम किया और उन्होंने कहा कि हमें एक अनाउंसर चाहिए, जाहिर है स्टेज पे आने के लिए, अनाउंस करने के लिए। वो उनको कोई नहीं मिल रही थी। वो अल्टीमेटली मेरे पास आया और मुझे उन्होंने कहा कि आप करेंगी। तो मैंने कहा मेरे लिए तो इतना आसान नहीं है कि मैं अपने घर से इजाज़त मुझे लेनी पड़ेगी। तो मैं जब वापस आई और मैंने अपने अब्बू से पूछा, तो उन्होंने मुझे फ़ौरन ये कहा कि अगर तुम कर सकती हो, अगर बेटे आप कर सकती हो तो ज़रूर करो। अच्छा। तो मेरे लिए उनका ये जवाब इतना मतलब मुझे, हाँ, कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो वो मैंने प्रोग्राम किया, उसके बाद हमारा ख़त्म हो गया, जो हमारी पढ़ाई थी ख़त्म हो गई। 1 साल के बाद तो वो मेरे तरफ आए घर। अच्छा, वही, क्योंकि उस वक्त तक वो PTV ज्वाइन कर चुके थे और असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे PTV के। ठीक है। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मैं बहुत हैरान हुई उनको देख के। जब मैंने उनको ऊपर बुलाया अपने पास, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे PTV को ज्वाइन करें। तो मैं तो शौक में चली गई। मैंने कहा और वो अपने एक साथ एक अपना स्क्रिप्ट लाए हुए भी थे। उस ज़माने में एक प्रोग्राम होता था पंजाबी का सांझा,
सांझा। हाँ, तो मैंने वो जब पढ़ा तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो पंजाबी नहीं बोल सकती। तो कहने लगे कि नहीं नहीं आप बोल लेंगी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं बोल सकती, बिल्कुल भी नहीं आती बोलनी नहीं, पंजाबी? मैं समझ बहुत लेती हूँ और लेकिन मैं बोल नहीं सकती, फ्रीक्वेंटली नहीं बोल सकती। तो मैंने उनसे कहा मैं नहीं बोल सकूंगी। वो एक दो दिन के बाद फिर आ गए कि हमारा एक बच्चों का प्रोग्राम होता है 1/3, वो आप कर लें। तो वो मैंने फिर अब्बू से पूछा, तो अब्बू ने मुझे कहा कि आप कर सकती हो तो कर लो। अच्छा। उन्होंने कोई मुझे मतलब नहीं मना किया। वो बहुत, मेरे वालिद बहुत ज़्यादा अपनी बेटियों को ख़ास तौर पे और बेटों को भी बहुत उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करते थे। उनके जो दोस्त आते थे उनसे हम लोग मिलते थे उनके पास जाके बैठकर। तो कोई हम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि कोई मर्द आ रहे हैं या लड़के आ रहे हैं, हमने उनसे मिलना या नहीं। तो मैंने वो 1/3 ज्वाइन किया। अच्छा, आपने होस्टिंग से होस्टिंग से ज्वाइन किया मैंने हाँ। उस प्रोग्राम को होस्ट किया। ठीक है। फिर जो उसके राइटर थे वो बीच में छोड़ के चले गए, तो उनका वो फिर कंटेंट भी मैं खुद लिखने लगी। अच्छा, स्क्रिप्ट भी आपने खुद लिखना शुरू कर दिया? ठीक है। क्योंकि उस ज़माने में मैं अखबारों में भी कॉलम्स लिखती थी। तो एक दिन हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम्स आए तो मैं वो अपना लिख रही थी, इंट्रो लिख रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो ये जो न्यूज़ हैं उनके ऑडिशंस हो रहे हैं, तो तुम वहाँ क्यों नहीं जाती? अच्छा, अप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ, तुम वहाँ जाओ। तो मैंने कहा मैं तो लाइव नहीं कर सकती ना, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम्स जो थे वो तो रिकॉर्डेड होते थे। तो लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कहा, और फिर मेरे प्रोड्यूसर ने भी मुझे बहुत कहा। आफ्ताब असरार साहब बहुत मेरे हेल्पफुल थे मेरे लिए, और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और गज़नफ़र बुखारी थे वो जो मुझे लेकर आए थे। तो मैंने वहाँ जाके ऑडिशन दिया, तो उन्होंने मुझे कहा कि कल से आप आके अपनी रिहर्सल शुरू कर दें। इस तरह मेरा सफ़र शुरू हो गया, लेकिन इसमें मेरी कोई एफर्ट्स शामिल नहीं है। ये मुझे अल्लाह की पहली ही ब्लेसिंग। ऑडिशन में आप क्लियर हो गई? पहली ही ऑडिशन में मैं, हमारी एक असिस्टेंट डायरेक्टर थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप कल से आके अपना रिहर्सल शुरू कर दें। एक हफ्ते की मैंने, वो प्रॉम्प्टर होता था उस ज़माने में, नया नया आया था कि वो सामने देख के खबरें पढ़ते थे। तो मैंने एक हफ्ता रिहर्सल की। मैंने और इशरत फातिमा ने साथ साथ ज्वाइन किया। अच्छा। हफ्ते 10 दिन के वक्फे से। ठीक है। मुझे बताएं कि लोग जो है इस फील्ड में कहते हैं बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया। आपकी तस्वीरें वैसे साथ में आ रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और लग रहा है कि मैं दुपट्टा लेके बैठी हूँ। तो मुझे बताएं कि लोग इसके बारे में कहते हैं कि बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया, फिर जाके ये मकाम मिला, ये पोजीशन मिली। लेकिन आपको तो ऐसे लग रहा है आपकी जर्नी सुन के कि हर चीज़ जो है वो प्लेट में रख के आपके सामने आ गई। कितना ऐसा ये सफ़र आपका जारी रहा? बेटे मैंने, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे जूस में लोग जाते थे ना, वो पहले रेडियो पाकिस्तान से ज़रूर अपने सफ़र का आगाज़ करते थे। ठीक है। इशरत हैं, शाइस्ता ज़ैद हैं, अज़हर लोधी थे, खालिद हमीद थे। मेरे अलावा मैंने कभी रेडियो पाकिस्तान, मैंने आपको बताया ना कि मैं अल्लाह की तरफ से इतनी ब्लेस्ड थी कि मैंने कोई कोशिश अपने लिए नहीं की कहीं भी पहुंचने के लिए। और लेकिन ये है कि वहाँ जाने के बाद जो एक होता है ना, क्योंकि पीटीवी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, उस वक्त भी था, आज भी है, कि जहाँ छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था। आपका कोई तलफ़ुज़ गलत ना हो, कोई आप गलती की गुंजाइश कोई नहीं होती थी वहाँ। तो और जब कभी ऐसा होता था, मुझसे भी हुआ है, तो हमारे जो ही हम स्टूडियो से निकलते थे ना, तो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ का पीएन खड़ा होता था कि आपको सर बुला रहे हैं। अच्छा, मतलब एक लफ्ज़ गलत बोलने में भी, एक लफ्ज़ ज़बर ज़ेर पेश की भी वहाँ गलती की गुंजाइश नहीं। तो वो हमारे लिए इतना, मेरे लिए ख़ास तौर पे वो ईरा और वो पीरियड इतना खुशनुमा और इतना खुशगवार और इतना खूबसूरत है कि अगर मैं लफ्ज़ों में उसका अहाता करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती। और बाकी तो मैं आगे बताऊंगी। और अपने जो मेरे दोस्तों के साथ मेरी केमिस्ट्री थी या कैसा। मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि आज भी पीटीवी उसी तरह से है, और जो बाकी चैनल्स हैं उनमें तो मैं अक्सर वैसे आपको भी देखती हूँ कि आप कह रही होती हैं कि इसने लफ्ज़ गलत बोला,
तो अब वो मयार आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना चाहिए था या आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहा है? देखो बेटे, ज़माने ने आगे जाना होता है, ज़माना किसी एक जगह रुक के नहीं रहता। मैं ज़माने को ना दो तरीके से डिफ़ाइन करती हूँ। एक तो है जो आपका एक सिलसिला है वो चल रहा है, 10 साल का एक ही रहा है, 5 साल का एक ही रहा है, उसने बदलना ही बदलना है। ये कुदरत का कानून है, उसको आप बदल नहीं सकते। और आगे जा रहे हैं और नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, उनके साथ बच्चे रिलेट हो रहे हैं। और एक मैं समझती हूँ जो दूसरा एक ज़माने का इरा है ना, वो हमारी अक़दार है। एक तो अदवार है ना, 10 साल का एक है, एक 10 साल का, एक 5 साल का, एक अक़दार है। अक़दार को चेंज नहीं होना चाहिए, अदवार ज़रूर बदलते रहते हैं। लेकिन वो जो पहले हम लोग जहाँ थे ना, पीटीवी का वो स्टैंडर्ड रहा है और दूसरे भी, लेकिन वो जब चूँकि दौर बदल रहा है ना, लोग इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं दे रहे कि आप एक्सेंट पे तवज्जो दें, आप तलफ़ुज़ पे तवज्जो दें, आप अदायगी पे तवज्जो दें। हमारे ज़माने में जब हमें कहा जाता था ना कि आपने ऑन एयर जाना है, तो कितनी भी गमज़दा ख़बर हो या कितनी भी खुशी की ख़बर हो, वो ये कहते थे कि आपके चेहरे से उसका तासुर नहीं जाना चाहिए, एक्सप्रेशंस नहीं जाने चाहिए। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने एक ख़बर है वो दूसरे लोगों तक पहुंचानी है। ठीक है, उसमें आपको नॉर्मल रहना है, चाहे खुशी की है चाहे गम की है, आपने सेम ही पिच पे बताना है। ठीक है। ये जनरल ज़ियाउल हक का हादसा हुआ था जब मैं पीटीवी में थी, तो वो इतना अनएक्सपेक्टेड और इतना बड़ा हादसा था कि हमारे लिए बहुत एक गमज़दा करने वाला था। लेकिन जब मैं मेकअप रूम में गई उस दिन मेकअप करवाने के लिए, तो ज़ाहिर है मेकअप भी हमारा बहुत सादा सा उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि आपके एक्सप्रेशन आपने ऐसे नहीं देने के आप क्या फ़ील कर रही हैं इस वक्त में, आपकी फ़ीलिंग नहीं होनी चाहिए। अब वो कुछ नहीं है, अब हम लोग अपनी फीलिंग्स को साथ साथ बयान करते हैं। अगर एक बच्ची न्यूज़ पढ़ रही है तो बाकायदा लग रहा होता है कि वो कैसे उसको एक्सप्रेस कर रही है। आपको क्या लगता है कि क्योंकि तब ब्रेकिंग न्यूज़ का दौर नहीं था, अगर ज़ियाउल हक साहब का हादसा भी हुआ तो आपने उसकी ख़बर जो है वो यकीनी तौर पे जो भी नेक्स्ट बुलेटिन होगा उसमें दी होगी। आजकल क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ का दौर है और वो सनसनी फैलाने की ना एक वो लगी हुई होती है कि जो भी बंदा चैनल आगे कर रहा है वो हमारे चैनल पे आके रुके और वो हमारे चैनल से कनेक्ट करे कि हमारा नुमाइंदा वहाँ पहुँचा हुआ है, आपको सूरत हाल से गाहे बगाहे आगाह किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह के जुमले ज़्यादा से ज़्यादा बोले जाते हैं ताकि लोग सिर्फ हमें देखें कि हम वहाँ का दिखा रहे हैं। क्या ये वजह है? तो यही वजह है क्योंकि लोग अपने चैनल को ज़्यादा चलाने के लिए, क्योंकि इसमें अब जो है ना वो पैसा बहुत इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि पीटीवी में तो ऐसा नहीं था। तो पैसा इन्वॉल्व होने की वजह से और अपनी रेटिंग को बढ़ाने की वजह से लोग और उसमें बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात ओवर भी हो जाते हैं ना, जो कि नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि हमारे ज़माने में जैसे हमें कहा जाता था और दूसरी तरफ मैंने आपको कहा कि कदरें होती थी बहुत ज़्यादा ना, तो वो अक़दार को भी हम अपने उस जो हमारा इरा था उसको हम साथ ले के चलते थे। अगर हमें हमारा कोई एक हमारे डायरेक्टर न्यूज़ थे, जब भी वो जिस तरह मैंने आपको बताया हम बाहर निकलते थे तो वो उनका पीएन खड़ा होता था, तो हम लोग उनके पास जाते थे ना और वो हमें अच्छा खासा डांट पड़ती थी। अच्छा, तो हम लोग आर्गू नहीं कर सकते थे। अच्छा, आगे से एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, हम कोई एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं सकते थे। और ये उस ज़माने की कदरों में से आप समझ लें कदर थी कि पहले बच्चे जो हैं वो माँ बाप के साथ दलील से बात नहीं करते थे। माँ बाप ने जो कह दिया उन्होंने कहा ठीक है। फिर एक ये ज़माना बदलना शुरू हुआ तो परवीन शाकिर ने एक बड़ा ज़बरदस्त शेर लिखा कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। तो वो बच्चे जब चालाक होते जा रहे हैं ना, तो वो उस ओवर कॉन्फिडेंट हो के वो जब न्यूज़ कास्टिंग में एक तरह से ब्रेकिंग देते हैं ना, तो वो उसमें उनकी वो एक अंदर से निकल आती। आप अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं जी, तलत साहिबा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं आंटी? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह आपने वो सेहत बना ली। अच्छा, ये मैं हाँ माशाल्लाह। देखिए, अब आपको याद आया जब मैंने आपको पहली कॉल की थी
तो जिस चीज ने मुझे मुतासिर किया था वो आपका लबो लहजा और तलफ़ुज़ था। हाँ जी, याद आ गया? बिल्कुल याद आ गया। अच्छा, बिल्कुल। अब जब मैं आपके साथ जो बैठी हुई है, अच्छा सबसे पहले तो इनको मेरा सलाम कहिएगा, वालेकुम बिल्कुल, सलाम। जो आपका जुल्फ़िकार बैठी हुई है, जी जी। जो पहले आपका मुमताज हुआ करती हाँ थी। जी, हाँ जी। एक्चुअली मैं इन्हें आपका मुमताज के नाम से जानती हूँ। बिल्कुल, इन्हें हमने बहुत तो- सारे लोग आपदा हाँ। मुमताज के नाम से ही जानते हैं। हाँ हाँ, नहीं क्योंकि जाहिर है वो पुराना वक्त था ना। हाँ। तो अब देखिए, जब ये आपके पास जब आप किसी के किसी का असर कबूल करते हैं तो वो चीज आप में आ जाती है। बिल्कुल। तो अब आपने खुद नोट किया कि आपके अंदर जो ये चीज आई, कॉन्फिडेंस और जो एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना, आपने वैसे हलीमा एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने का सलीका है। बहुत तो शुक्रिया। अब ये देखिए, ये चीजें बातें होती हैं, तो मैं इनसे आपदा से मैं बात करना चाहूंगी। जी जी, आपको जी। सुन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आपदा, जी जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तलत में बिल्कुल ठीक हूँ। भाई बहुत दिनों के मतलब अरसे बाद जो है इस तरह से, जब जाहिर है अब टीवी पे स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैं तो इसको फेस टू फेस ही कहूंगी मैं। हैं, बहुत अच्छा लगा। और यकीन करें इस दौरान जो है ना, जो इस वक्त आप गुफ्तगू कर रही है ना, मैं बिल्कुल उसमें खोई हुई हूँ मैं। जाहिर है जब हमारी पीटीवी ने, हमारी जो पीटीवी जो था, और इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान, और यहाँ पर आपको बता दें कि हमने जो है ये रेडियो पाकिस्तान में वाकई जब मैंने यावर मेहदी के साथ जब प्रोग्राम किए हैं ना, तो वो तलफ़ुज़ पे बहुत जोर देते थे। बिल्कुल। तो वही बात माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अब और वो ना एक एग्रेशन नहीं होता था। अब ये और टीवी ड्रामे और टीवी का जो मैं प्रोग्राम बताऊं मैं क्यों देख रही हूँ, वो इसलिए ये इसमें जो है ना बड़ा स्मूथली रन करता है। बहुत और शुक्रिया। लहजे का ठहराव जो है ना वो बहुत जरूरी है, ताकि आप आराम से सुने। और दूसरी बात ये कि जो भी न्यूज है, जो भी है, आप उसको एनालाइज कर सके। हाँ। होता क्या है, आप इतनी ब्रेकिंग न्यूज में सुनते हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, उसके बाद 2-4 आंसू बहाए, हिचकियां नहीं, हाँ। उसके बाद प्रोग्राम वो जो है खत्म। बिल्कुल तो खत्म हो गया। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू और वो तमाम, तलत, थैंक यू सो न्यूज़ मच, रीडर याद आ थैंक गए यू, मुझे। बहुत शुक्रिया। क्या अब आप आपकी क्या मसरूफियात है? अब मेरी मसरूफियत सिर्फ मेरे बच्चे हैं जिनके अच्छा, साथ मैं माशाअल्लाह, वक्त मियां उनको गुजारती सलामत हूँ, रखिए। आमीन। तो और और कोई ऐसी मेरी मसरूफियत माशाअल्लाह, नहीं है, लेकिन आपके जहन में मैं ज़िंदा हूँ और आपको मैं याद हूँ। थैंक यू सो मच तलत, मैं आपका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद रखा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जितने भी लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ख़बर पढ़ने का असल तरीका असल में है क्या, और उसे अगर अदा करें तो किस तरह से करना चाहिए। जैसे हम लोग आजकल न्यूज़ कास्टर्स को मैं पढ़ती हूँ, वो असल तरीका हमारे दौर में नहीं था। ठीक है। हम लोग अपनी ख़बरों को बाकायदा एक तरह से, जो हमें जब हमारी न्यूज़ हमारे सामने आती थी पेपर की सूरत में, तो हम उसको बाकायदा डिवाइड किया करते थे कि यहाँ तक मैंने पॉज लेना है, यहाँ मैंने जुमला ख़त्म करना है, और यहाँ से मैंने नया किस तरह स्टार्ट लेना है। वो सारा हम अपना पहले से, लेकिन वो हमें किसी ने सिखाया नहीं है। वो हम जो पहले हमसे पहले न्यूज़ कास्टर्स थी, उनको देख देख के हमने अपने लहजे को ठीक करना शुरू किया। घर में मैं बहुत अपने अब्बू के पास बैठ के भी बाज़ औक़ात उनको अखबार पढ़ के सुनाया करती थी। तो वो एक तरह से वो चीज़ मेरे अंदर फिर डेवलप होना शुरू हो गई, और जब दूसरों को मैंने देखा तो वो फिर एक तरह से, लेकिन आज की तरह का नहीं है। आजकल के दौर में सिखाने वाले भी मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, इंटरनेट भरा पड़ा है। अगर आप सीखना चाहें तो फिर भी लोग क्यों कुछ मुख्तलिफ सीखना नहीं चाहते, वो वही सीखना चाहते हैं। जो भी नया चैनल आता है वो और ज़्यादा लाल होती है उसकी स्क्रीन, है ना, पिछले वाले से। और हम लोग अगर इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो उनकी स्क्रीन्स हमारी स्क्रीन के मुकाबले में बहुत बेहतर है। आपको थोड़ा सा महसूस होता है कि आपके सर में दर्द नहीं हो रहा उनकी स्क्रीन देख के, ऐसा सूदिंग होती है उनकी स्क्रीन। तो ऐसा क्यों है? मैंने बताया ना कि ये ज़माना जो हमारे आगे आगे बढ़ता जा रहा है ना, और जिसकी मिसाल आप दे रही हैं, उन लोगों से भी हम 50-100 साल पीछे हैं। हो सकता है 50-100 साल के बाद हमारे यहाँ का जो वक्त है, दौर है, वो वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाएं। ठीक है। हम ज़्यादा अपनी लाइट्स को बढ़ा के
और अपनी जो हमारी न्यूज़ कास्टर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा मेकअप करके, उनको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करके, उनके लहजे को बदल के हम ये समझते हैं कि शायद हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा रेटिंग मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और यही इसकी वजह, कोई और ऐसी है नहीं। अगर हाँ करना चाहें तो वो कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, हम इस कन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहे हैं। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग आ चुके हैं फिटनेस के सेगमेंट की तरफ और हमारे साथ मौजूद हैं वस्फ। अस्सलाम वालेकुम वस्फ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आज आप क्या बताने वाली हैं? आज हम लोग रमज़ान की डाइट और उसकी टिप्स के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ बात कर लें क्योंकि अमल तो हमने नहीं करना होपफुली। अच्छा, हमारा काम है आपको बता देना कि आपने क्या क्या करना है, और मुझे पता है आप मैक्सिमम 10 दिन करेंगे मैक्सिमम, उसके बाद लोग नहीं करते। बट हमारा काम है आपको बताना, आपको सही नॉलेज बता देना, उसके बाद आप पर आपने अमल करना है कि नहीं। ठीक है, तो ज़रूर किएगा। हलीमा आप भी किएगा। अम्मी आज साथ हैं तो मैं अम्मी को भी बोल देती हूँ प्लीज़ घर में पकोड़े नहीं बनाने। आप उनको अगर आप कुछ बोलेंगी ना तो उन्होंने आपको बोलना है कि किएगा नहीं होता, कीजिएगा होता है। ओके, ये भी ठीक है। हम बिल्कुल सही। मुझे पता था मामा इरिटेट हुई होंगी इस बात से, किएगा। अच्छा, ये सही हो गया। अब हम क्या करें? आप अमल कीजिएगा या नहीं? बस आंटी ठीक है, रेडी हो जाए, आपके कानों पर कुछ होने वाला है। अब हमने ऐसे ही करना है। ठीक है, अच्छा बस बताना शुरू करें। रमज़ान में सबसे पहले तो हम वो नॉर्मली आपको 5 चीज़ें जो अवॉइड करने का कहते हैं वही 5 चीज़ें अवॉइड करने का कहेंगे, जिसमें आज मैं सबसे पहले बोलूँगी फ्राइड आइटम्स नहीं खाना आपने। ठीक है, ऊंचा ऊंचा बोल्ड लेटर्स में ये पकौड़े समोसे, आप सोचें आपने रोज़ा रखा हुआ है, आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में है, एंड देन जैसे ही आप रोज़ा खोलते हैं इतनी फास्टेड स्टेट से जब वापस आते हैं तो आप क्या अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं? तले हुए पकौड़े। सही तो मजा आ रहा है। नहीं, आप अपनी बॉडी के साथ बहुत ज्यादा करें, ऐसा नहीं आपने करना, ये गलत है। ठीक है, आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें जितना, क्योंकि सारी जितनी भी उसकी अफादियत है रमज़ान के रोज़े की तो वो सारी आप ख़राब कर देते हैं। इसलिए एट द एंड ऑफ द डे ईद पर आपके 2 किलो मजीद बड़े होते हैं, क्योंकि आपने ढेर सारा ऑयल, अनवांटेड ऑयल खाया होता है, क्योंकि आप पूरे साल में इतना नहीं ऑयल की इंटेक करते हैं जितना आप रमज़ान के बाद करते हैं। सब लोग पराठे भी खाते हैं और फिर फ्राइड चीज़ें भी खाते हैं, और साथ ही साथ मीठा भी बहुत ज़्यादा इंटेक होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये दूध सोडे जो बनते हैं, जामे शीरी बनते हैं, दूध जलेबियाँ बनती हैं, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें, तो हमारा जो मीठे का इंटेक है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नोट करें, जहाँ हम रोज़ा रख रहे हैं वहीं पर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड करें जो पूरा साल हम नॉर्मली नहीं ऐड कर रहे होते, तो उसका इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर लोग एंड में बोलते हैं कि हम मोटे क्यों हो रहे हैं, हमारा वेट गेन क्यों हो रहा है, हम तो रोज़े भी रख रहे हैं। तो रीज़न ये है कि बेशक आपने एट द एंड ऑफ द डे कैलोरिक डेफिसिट होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने वेट को लूज़ करना है, और आपका कैलोरिक डेफिसिट तो दूर दूर की बात है, ऊपर से कैलोरिक सरप्लस हो रहा होता है, क्योंकि आप ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर रहे होते हैं, क्योंकि आप ऐसी चीज़ खा रहे होते हैं जिसमें कैलोरीज ही ऑलरेडी ज़्यादा है। तो इस चीज़ का, इसको अवॉइड करना है। मुकम्मल ख़त्म करने को नहीं कहूँगी, मैं बिल्कुल भी ऐसी ट्रेनर नहीं हूँ जो कहती हूँ कि ज़िंदगी के मज़े लेने ख़त्म कर दें। एक एक 2 चीज़ें खा लें, कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा बैलेंस वे में खा सकते हैं। तो वो 5 चीज़ें ये थी जिसमें फ्राइड आइटम्स थे, आपके प्रोसेस्ड फूड थे, आपका शुगर इंटेक था, फिजी ड्रिंक्स थी, और एंड में जंक फूड जो पैकेट फूड होता है इसको कम से कम लेने की कोशिश करें। आप अपनी चीट मील्स में इनको सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू ईट इट। इसका सिंपल अल्फाज में ये मतलब है कि आप खजूर और पानी से रोज़ा खोल के उसके बाद रोटी खाना शुरू कर दें, क्योंकि हर चीज़ पे वस्त ने पाबंदी लगाती है। शुगर इंटेक पे भी पाबंदी है, जूसेस नहीं पी सकते, और जी फ्राइड आइटम से भी पाबंदी है, प्रोसेस्ड फूड पे भी पाबंदी है, तो खाएंगे हम क्या? अभी मैं बताती हूँ। अच्छा ठीक है, अब आप जब डाइट भी करते हैं, लोग कहते हैं हम डाइट करें, पॉइंट ये कि लाइफस्टाइल आपने अपना चेंज करना है। रमज़ान में भी एक लाइफस्टाइल फॉलो करना है जो पूरे रमज़ान फॉलो कर सके। अच्छा, मैं टेस्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, तो मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड पे करती हूँ, और क्योंकि मैं वर्कआउट भी रमज़ान में करती हूँ तो मुझे एनर्जी पूरी चाहिए होती है, और टेस्ट पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो सहरी से जो हम स्टार्ट करते हैं, तो सहरी उठते साथ ही सबसे पहले 2 ग्लास पानी, कहीं नहीं गए वो मैंने पी लेने हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्योंकि नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको सुबह उठते साथ पराठे नहीं पसंद, कितना हैवी खाना नहीं पसंद, तो ये चीज़ें आप नहीं खा पाते हो, तो मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी जो मेरी 10 मिनट में बन जाती है। और ये पिछले रमज़ान मैंने एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो एक्सपर्ट है उनसे सीखी थी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुफीद रही थी। तो सबसे पहले उठते साथ ही मैंने 2 ग्लास पानी पी लिया, उसके बाद मैंने
अपनी जो सहरी प्रिपेयर की उसमें 2 अंडे लिए और उसको बॉईल कर दिया, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप हाफ बॉईल लेना चाह रहे हैं, आप उसे ऑमलेट की फॉर्म में लेना चाह रहे हैं या फुल बॉईल लेना अच्छा, चाह रहे हैं। मतलब किसी भी फॉर्म में 2 अंडे आपने 2 अंडे ले लिए, ठीक है। और फिर साथ में जो मैं लेती हूँ ये है स्मूदी एक बनाते हैं हम, ठीक है। अब वो स्मूदी डेंस स्मूदी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें पूरा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। तो 1 गिलास पानी उसमें लेती हूँ, 1 गिलास दूध लेते हैं हम, वो जो शेकर होता है, मिक्सी होता है, उसमें डाल देते हैं 1 गिलास पानी, 1 गिलास दूध, साथ में 1 बनाना ले लिया ताकि हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स और मिनरल्स वो भी ऐड हो जाए। देन साथ में 8 बादाम, ठीक है, ताकि आपका हेल्दी फैट्स ओमेगाज उसमें होते हैं, वो हमने ऐड किए। एंड देन उसके बाद हम करते हैं रोल्ड ओट्स, जो होता है रोल्ड ओट्स। रोल्ड क्या होते हैं मतलब? इट्स जस्ट ओट्स, जिनका नाम होता है रोल्ड ओट्स, ठीक है। वो आप किसी भी जहाँ जाएंगे ग्रोसरी स्टोर से आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। 30 ग्राम मतलब वो भी हमने समझ लें 2 टेबलस्पून वो डाल दिया हमने उस मिक्सी के अंदर, वो आपके कार्ब्स और फाइबर आ जाएगा उसमें से। एंड देन 1 टेबलस्पून योगर्ट का ये डाल के हमने इसको, और हाँ अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं और आपको प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, आपने मसल मास को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जब आप फास्टिंग स्टेट में होते हैं, साथ में कार्डियो का बहुत ज़्यादा आप कार्डियो कर रहे होते हैं एक्सरसाइज में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपने मसल मास को भी लूज़ करना शुरू हो जाते हैं, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो मैं साथ में 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर का भी डाल देती हूँ। दो आई एम हैविंग माई प्रोटीन फ्रॉम एग्स टू, बट जब आप वर्कआउट पाउडर भी डालना है? हाँ जी, अच्छा, प्रोटीन पाउडर जो भी आपको फ्लेवर पसंद है, क्योंकि मेरा प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा होता है इसीलिए, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद आपको ज़रूरी होता है। अप टू यू, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, यू आर हैविंग योर प्रोटीन फ्रॉम एग्स एज वेल। आप एग वाइट एक मजीद ज़्यादा अंडे की डाल सकते हैं ताकि प्रोटीन पूरा हो जाए। इसको ग्राइंड किया, मिक्स किया और एक बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी स्मूदी बन आपको मिल जाएगी। और फुल ऑफ वैसे ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के लिए पूछ रही हूँ कि मैं ये स्मूदी बिल्कुल भी नहीं पीऊँगी तो इससे बिल्कुल भी नहीं पीऊँगी, बट इट्स वेरी टेस्टी, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर होती है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराती है। बहुत ज़्यादा जो है सहरी के बाद आप हैवीनेस होती है उसको कम रखती है और पूरा दिन आपके जो न्यूट्रिशन है वो पूरा रहता है। तो लास्ट में मैं इसकी रेसिपी दोबारा शेयर कर देती हूँ। 1 ग्लास वाटर, 1 ग्लास मिल्क, 8 बादाम, 30 ग्राम आपके पास रोल्ड ओट्स होंगे, 1 टेबलस्पून शुगर होगा और 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर। आपने सब कुछ ग्राइंडर में डाल के मिक्स करके पी जाना है। केला भी तो था? हाँ, 1 बनाना ऊपर है गया। केला भी था? यस, 1 बनाना। तो इसमें सारा न्यूट्रिशन, आपके कार्ब्स पूरे हैं, प्रोटीन पूरे हैं, हेल्दी फैट्स पूरे हैं। अच्छा जी। और दही से आपको हमारे साथ एक कॉलर भी हैं जी, अकरम है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अलीमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम बहुत पसंद किया जा रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इतने मॉर्निंग शो में अपनी जगह बनाई हुई है इसमें, बहुत शुक्रिया, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? जी अच्छा, मुझे एक तो एक्सरसाइज का सवाल करना है और एक दो सजेशन देने हैं। सवाल ये है मेरा कि कुछ दिन पहले मैंने ही कॉल की थी, फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज बताई थी, फिंगर वॉक। ठीक है। फिंगर वॉक जो है वॉल के ऊपर, तो वो कितनी देर करनी है और दिन में कितने दफा करनी है और कितनी देर तक करनी है, और क्या उसके लिए भी कोई वार्म अप की जरूरत है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है। मैं दूसरा थोड़ा सा ये सजेशन था कि अगर किसी डायबिटिक स्पेशलिस्ट को बुलाएं, माइंड साइंसेस के स्पेशलिस्ट को किसी बुलाएं, ये भी डायबिटिक और दूसरा माइंड साइंसेस एक फील्ड होती है। ठीक है, ठीक है। मैं जी अपनी कोऑर्डिनेटर को कहती हूँ वो नोट कर लेंगी और इंशाल्लाह जल्द ही हम उनको बुलाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, उन्होंने फ्रोजन शोल्डर के लिए कॉल की थी। आपने एक्सरसाइज भी बताई थी, वॉल के अगेंस्ट फिंगर से क्लाइंब करना आपने, तो अब वो कह रहे हैं उसके लिए वार्म अप जरूरी है। हमारे पास उस दिन फिजियोथेरेपिस्ट थी, उन्होंने हमें बताई थी और मैंने वो करके दिखाई थी। देखें, जब एक खाली एक मसल है, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट आपको जो फ्रोजन शोल्डर बहुत मुश्किल होता है उसको वार्म अप करना, तो जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, अगर आप घर में कर रहे हैं तो हॉट वाटर बॉटल के साथ आप उस एरिया को पहले वार्म अप कर सकते हैं। जब आपको लगे कि अच्छा हीटेड हो गया, देन आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जो वॉल वाली एक्सरसाइज है। पहले आप ये देखेंगे कि कितना इजीली आप जा सकते हैं, ठीक है। आपने आहिस्ता आहिस्ता करके, मतलब जब आप स्टार्ट भी करें वो भी आपका वार्म अप फेज ही है कि आप पहले देख रहे हो कहाँ तक जा रहे हो, फिर आप वापस आ रहे हो, फिर जा रहे हो, एंड देन 6-7th रैप के बाद यूड लाइक कि आपका बेहतर हो रहा है, ऊपर जा रहे हो, ज़्यादा ऊपर तक जा वार्म अप फेज ही चल रहा होता है कि आप अपने मसल को टेस्ट कर रहे हैं। और ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स उन्होंने कहा था आप रिपीट कर सकते हैं। 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं वॉल के साथ, एंड देन 3 टाइम्स इसको 3 राउंड इसके रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, 3 दफा आपने, यानी कि टोटल 30 दफा करनी है। 10 दफा ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर थोड़ा सा इंटरवल लें, उसके बाद करें और 10 दफा दिन में रिपीट करनी। कितने? नहीं, 10 रेपिटेशन मतलब 1 गो में आपने 10 टाइम्स की। 1
2 ठीक है 3 और till 3 10 दफा times। करनी है। ये 10 टाइम्स हो गए, थोड़ा सा रेस्ट लेके उसको दोबारा हीट करके देन दोबारा 10 टाइम्स कर लें, या जितना भी आपको इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है। सो द पॉइंट इज हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है, हर एक का पेन डिफरेंट होता है, उसका पेन का थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है, तो यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। वो आपकी बॉडी आपको बताएगी कि अभी बस हो गई मेरी, अभी नहीं अब करना, और नहीं करना, और नहीं, है तो ना? यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली। और दिन में कितनी दफा करें? दिन में आप मॉर्निंग में एक दफ़ा ये रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम्स, एंड इवनिंग में आप रिपीट कर ठीक सकते हो हैं। गया। तो दैट इज़ अप टू यू, और जितनी जल्दी आपको रिकवरी फील हो और आपको लगे कि अभी ठीक हो गया तो दैट्स फाइन। और वार्म अप के लिए आप सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप वो कर लें हीटेड वार्म वाटर के साथ, उसको बॉटल के साथ कर लेंगे, अगर हीटिंग पैड है तो हीटिंग वो भी पैड कर से लें, कर हाँ। लें, हॉट वाटर बॉटल से कर सकते हैं, तो ये आपका वार्म अप ठीक है। बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा ठीक हो गया। हमने सहरी अच्छा अभी मैं आपको चलती हूँ, अब आप सहरी का बता दें। नहीं, सहरी सहरी हम बता बता चुके हैं, दी है, अफ्तारी ओके। बताते हैं। ठीक है, अफ्तारी में बस बहुत ज़्यादा सब्र का सामना करना पड़ता है। आप जब आपके सामने पकोड़े भी हों, समोसे भी हों, आपको समझ नहीं आती खाना क्या है आपने, और फिर जब कुछ और हेल्दी नहीं मिलता तो आप वही सब खा लेते हैं। तो पॉइंट ये थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो मैं खुद खाती हूँ और जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मुझे कि जैसे ही अफ्तारी होती है तो मैं खजूर लेती हूँ, 1 या 2 खजूर, जितनी भी है, 2 से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, 1 या 2 इज़ सफिशेंट। देन आप 1-1.5 ग्लास पानी पिए या 2 ग्लास मैक्सिमम पी लें। बहुत ज़्यादा फ़ौरन पानी नहीं पिए, क्योंकि फिर आप खाने की हिम्मत नहीं रहती, आप बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील करने शुरू हो जाते हैं। 1-1.5 ग्लास तहम्मुल से सुकून के साथ पानी पीना है, ऐसे नहीं कि बस पीते गए, हमने एक सांस में पी लिया। 3 सांसों में पानी पिए, जिस तरह से सुन्नत का भी तरीका है, और सुकून से पानी पिए। उसके बाद व्हाट आई रियली लाइक टू हैव इन माय अफ्तारी, वो मैं सैंडविच खाती हूँ, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ आपके प्रोटीन, कार्ब्स और फैट सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, और बहुत मज़े का भी होगा। उसकी रेसिपी ये है कि 2 ब्राउन ब्रेड के पीस, ब्राउन ब्रेड है तो बेहतर है, नहीं है तो आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हो, फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स हो जाएंगे, एंड दैट इज़ ओके, आप अफ्तारी में ले सकते हैं। 2 ब्राउन ब्रेड के पीस, एंड देन फॉर द टेस्ट मैं थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस जो है उसके ऊपर थोड़ी सी लगा देती हूँ, जस्ट लाइक अ टीस्पून के टेस्ट आ जाए। देन श्रेडेड चिकन लिया, वो आपने किया। देन आपने चीज़ का एक स्लाइस लिया, वो आपने उसके ऊपर रखा। देन जितने भी वेजेस आप सलाद वाले वेजिटेबल हैं, कुछ स्लाइसेस ऑफ क्यूकम्बर, देन अनियन, टोमेटो, और ये आपने वापस अपना जो सैंडविच है उसके ऊपर दूसरी ब्रेड रखी, तवे पे ग्रिल कर लिया। बहुत इतना मोटा बनेगा, ठीक है, और मज़े का भी बनेगा। तो वो आप ले सकते हैं अपने अफ्तारी में, ये अफ्तारी लें, एंड देन उसके बाद आप नमाज वगैरह पढ़ें, अपना वर्कआउट करें। वर्कआउट करने के बाद आपको दोबारा भूख लगती है 9-10 बजे के करीब, क्योंकि ये सैंडविच आपको अच्छा खासा फुलफिल कर देगा। और बीच में अगर आप अपने अफ्तारी के साथ में फ्रूट चाट भी लेना चाहते हैं तो वो लें, लेकिन वो शरबत वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, पोस्ट वर्कआउट मील में मैंने शामी कबाब पहले से फ्रीज़ किए होते हैं, और वो मैं 3 शामी कबाब लेती हूँ अपने वर्कआउट के बाद, और साथ में 1 कप दूध का ग्लास, एंड दैट इज़ डन। मतलब ये मेरा रोज़ा कंप्लीट हो गया। देन सहरी के बाद मैं दोबारा लूँगी, बट बीच में जो आपका वाटर इनटेक है वो आपने वर्कआउट के दौरान भी लेना है, पोस्ट वर्कआउट से पहले भी लेना है। आपने अपने 8 ग्लास जो हैं पानी के वो पूरे करने, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है वाटर इनटेक आपका। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को पता लग गई हैं कि आप लोगों ने क्या खानी है। बाकी तो वैसे आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोगों ने क्या खाना है, लेकिन हम सिर्फ आपको वो बता रहे हैं जो लोग वाकई चाहते हैं कि ईद तक पहुंचने तक वो मोटे ना हुए हुए हों, या उनका वेट लूज़ हुआ हुआ हो, या वो ठीक शेप में हो जिस शेप में उन्होंने रमज़ान शुरू किया था। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर दोबारा भी रेसिपी हमसे पूछने के लिए कॉल करेंगे तो दोबारा से बस आपको बता देंगी, लेकिन आपने करना ये है कि अच्छी अच्छी चीज़ें इस रमज़ान में खानी है। हम लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। कहीं में जाएगा हमारे साथ में। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से डिस्कशन हो रही है कि पीटीवी का दौर कैसा था और आजकल का दौर कैसा चल रहा है। तो उसी के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जो जहन में आ रहे हैं। मुझे बताएं कि आजकल के दौर में लोग एक ये भी बहुत कंप्लेन करते हैं कि मीडिया की फील्ड में लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोग दूसरे बंदे को आगे नहीं आने देते। तो आपका जब दौर था तब के दौर में कैसा एनवायरनमेंट होता था वर्क प्लेस का, कोलीग्स कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, और जो टीम थी ओवरऑल वो कैसे एक दूसरे के साथ होती थी? उसकी रीज़न हलीमा ये थी कि उस ज़माने में बच्चियाँ कम जाया करती थी और पेरेंट्स की तरफ से इजाज़त नहीं होती थी। सारे पेरेंट्स हमारे तरह नहीं होते थे कि अपनी बच्चियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें या उनको बकअप करें या आगे लेकर जाएं। तो लेग पुलिंग का वहाँ कोई
हमारे पीटीवी में तसव्वुर नहीं था? तसव्वुर नहीं था। अच्छा। और खुशकिस्मती से मुझे ऐसे जो ही मैंने काम स्टार्ट किया, मुझे मेरे प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर, पहले जब प्रोग्राम में मैं थी तब तो जाहिर है मैं ही उसको होस्ट करती थी, लेकिन जब मैं न्यूज़ में गई तो वहाँ भी हमारा एक ऐसा घर वाला माहौल होता था। मैंने बताया ना कि मैंने और इशरत ने आगे पीछे ज्वाइन किया, तो हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। फिर शाइस्ता जैद थी, उनके साथ में वो मेरे साथ बहुत मुझे प्यार करती थी, बहनों की तरह समझती थी। फिर इसी तरह हमारे रिपोर्टर्स जो हमारे लिए हमारी न्यूज़ बनाते थे, तो वो वहाँ कोई ऐसा हमारे माहौल नहीं था। हम हर इंसान अपने काम से काम रखता था, और हमारी तो इतनी आज तो ये कहते हैं ना कि किसी की एक दिन के लिए भी कोई गैर हाजिर हो जाए ना, तो कहते हैं फ़ौरन कोशिश हो कि वो चला ही जाए, बिल्कुल सीन से गायब ही हो जाए, फ़ौरन दूसरा आ जाए। वहाँ ऐसे नहीं था। मैं अगर कभी होता था कि 3-4 घंटे पहले हमें ये था कि अगर कोई ऐसी अनफॉर्चुनेटली कोई बात हो जाए, कोई तबीयत ख़राब हो जाए, तो आपको इतना टाइम देना पड़ता है कि आप के जो न्यूज़ सेक्शन वाले हैं वो किसी और को बुला लें। हमारी इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी कि मैं डायरेक्ट इशरत को फ़ोन कर देती थी। अच्छा, कि मैं आप मेरी रिप्लेसमेंट में चली जाए, कि मैंने उनको तो बता ही दिया है, तो मेरी तबीयत नहीं ठीक, आप मेरी जगह आज चली जाए न्यूज़ के लिए। तो वो चली जाती थी, और हम लोग बहुत अच्छी, हमने वहाँ मेरी इतनी उस वक्त की, अब मैं आज आपके मेकअप रूम में गई हूँ तो मैं उस ईरा में चली गई, और मुझे बहुत ज़्यादा याद आया वो कि मेकअप आर्टिस्ट भी हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इज़्ज़त से, बहुत एहतराम से पेश आते थे। और मैंने और इशरत ने जब ज्वाइन किया तो कुछ ही दिन के बाद रमज़ान शुरू हो गया। तो हमारे एक रिपोर्टर थे, रशीद भट्टी उनका नाम था, बहुत ज़बरदस्त इंसान थे। तो उन्होंने सब ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इन दोनों ने ज्वाइन किया और हमें अब ये पार्टी दें। अच्छा, ट्रीट दें। ठीक है। तो वो इशरत को भी अलग से कहते थे, क्योंकि हमारे टाइमिंग्स तो अलग होते थे ना। अच्छा। हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ या 24/7 का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जिससे आना उससे अपना बुलेटिन करके चले जाना। पंजाबी की खबरें होती थी, 1 घंटे के बाद अरबी की खबरें होती थी, 6 बजे फिर उर्दू की होती थी, उसके बाद 7 बजे अंग्रेज़ी की होती थी, 9 बजे खबरनामा होता था। ठीक है। तो अब हम बड़े वो हुए कि और था भी रमज़ान, मैंने और इशरत ने फिर प्लान ये किया कि हम इकट्ठे उनकी इफ्तार करवा देते हैं। फिर वो हमने पूरे, हमारा जो न्यूज़ सेक्शन था वो बहुत बड़ा एक हॉल नुमा था, जिसमें मुख्तलिफ डेस्क लगे हुए होते थे। उर्दू का अलग था, अरबी का अलग था, पंजाबी का अलग था, इंग्लिश का अलग था। तो वो हमने फिर उनको सबको इफ्तार इकट्ठे करवाया। अच्छा, सबको इफ्तार कराया। काफ़ी तो हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। वहाँ कोई ऐसा नहीं होता था कि कोई किसी की टांगें खींच रहा है या किसी की बुराई कर रहा है। हमारे प्रोड्यूसर्स ख़ास तौर पे वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, और जो प्रॉम्प्टर चलाने वाले थे इवन वो भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते थे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि टीम अच्छी होना ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपकी कामयाबी में? बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये एक बंदे की जॉब नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं ना इन्वॉल्व। बहुत ज़रूरी है हलीमा, ये एक ऐसी है जैसे बुनियाद है। जो टीम है ना वो आपकी एक प्रोग्राम की बुनियाद है। जब आपकी बुनियाद ठीक होगी ना तो इमारत ऑटोमेटिकली ऊपर अच्छी बननी शुरू हो जाएगी। जब बुनियाद आपकी कमज़ोर होगी, मिसाल के तौर पे टीम आपकी है, वो बैठ के एक प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे हैं, एक कोई बात कह रहा है, दूसरा कोई बात कह रहा है, तीसरा कोई बात कह रहा है, तो वो उसमें फिर एक अजीब सा ही मलकोबा सा बन जाता है। कोई ऐसा उसका नतीजा नहीं है। आप खिचड़ी कहेंगी, लेकिन उन्होंने वो भी नेक्स्ट लेवल वर्ड लेके आई कि मलकोबा। तो वो फिर उसका मज़ा नहीं आता। बुनियाद आपको मजबूत रखनी ज़रूरी होती है, और वो आपकी टीम से रखी जाती है। मुझे बताएं कि उस वक्त के दौर में एक ख़ास किस्म का गेटअप होता था। आजकल तो उस तरह से गेटअप नहीं है, ज़ाहिर है माहौल भी चेंज हो गया, जैसे आपने कहा कि पूरा एरा ही चेंज हो गया है, और काफ़ी ऐसे बाद हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन एक ख़ास किस्म का दुपट्टा शिफॉन का
जिस पे कोई काम दुपट्टे पे ना हुआ हो, कमीज़ चाहे आपने जैसी भी पहनी हुई, दुपट्टा ज़रा सिंपल होना चाहिए, बैक कॉमिंग ख़ास तौर पे होनी चाहिए, और उस तरह के वो क्या मतलब स्टेट, क्योंकि ज़ाहिर है स्टेट चैनल ही उस वक्त था, स्टेट की तरफ से था या चैनल की खुद ये पॉलिसी थी कि ऐसा गेटअप होना? नहीं, वो स्टेट की तरफ से, स्टेट की तरफ, क्योंकि उससे पहले ज़ियाउल हक पहले जो उनका दौर था उससे पहले ऐसा नहीं था, दुपट्टा वगैरह नहीं लेते थे। और ये जो ड्रामे होते थे उनमें भी दुपट्टे का कोई इतना अदाकाराएँ ख्याल नहीं रखती थी, लेकिन उन्होंने, ये स्टेट पॉलिसी थी, और स्टेट पॉलिसी जब होती है और चैनल भी आपका एक हो तो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करना पड़ता है। हमारे साथ, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, हमारे साथ नफीसा है जी, कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी बात नफीसा आपकी आवाज़ ठीक तरह से नहीं आ रही, दोबारा बोलें। जी मैं कहा मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगी? आप ही मुझे ना आपसे बात करनी थी, सवाल मैं बाद में पूछूंगी। अच्छा ठीक है, मैं आपको मुझे सॉरी याद नहीं रहा, आजकल हम बहुत ज़्यादा पूरी टीम मसरूफ़ है, मैं आपको प्रोग्राम के बाद कॉल करती हूँ, प्लीज़ मुझे याद करा दीजिएगा इनको कॉल करना, जिसको भी याद रहे। थैंक यू सो मच, मैं आपको कॉल करती हूँ प्रोग्राम के बाद। इनकी कॉल कल भी आई थी। हमारे साथ जी एक और कॉलर भी मौजूद है, जमाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र। कैसा लग रहा है आपको शो? मुझे शो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने फोन इसी वजह से किया है कि जो आजकल चैनल का एक मिजाज है जिसमें एक शोर है, एक रश है, और आप मजीद डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल, आपके शो में वो तासुर नहीं है। बहुत शुक्रिया। आपका तासुर जो है वो इतना सूदिंग है, और ये जो एक आपने गेस्ट बिठाई हुई है आज, ये लेजेंड है। बिल्कुल, और इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बस मैंने इनको यही बताना था कि हम आपको सराहने वालों में से हैं, और हम आपको बहुत एडमायर करते हैं, और आपको अल्लाह ताला जिंदगी सेहत दे। आमीन। थैंक यू सो मच जमाल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। आप देख रही हैं कि लोग जो है, हमने भी जब ये सारा सेटअप डिज़ाइन किया तो हम ये चाह रहे थे कि हम वो चीज़ करें जो लोग देखना चाहते हैं, जो हम अगर बैठ के टीवी देखें तो लोग देखना चाहते हैं। आजकल भी इस तरह के लोग मौजूद हैं जो ऐसा प्रोग्राम देखना चाहते हैं जिसमें कोई रश ना हो। तो आप भी कभी मिस करती हैं किसी ऐसे प्रोग्राम को? मैं तो सच अगर पूछो ना तो मुझे तो जो ड्रामास भी आजकल टीवी पे चल रहे हैं, मुझे अजीब वो ना मसनूई से लगते हैं। हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था। हमारे दौर में अब मसनूईपन बहुत ज़्यादा आ गया। उस वक़्त चीज़ें जो थी ना वो बिल्कुल खालिस होती थी। जैसे मैंने पहले मैं ज़िक्र कर रही थी ना कि ये कदरें अलग होती हैं, अदवार अलग होते हैं, कदरें साथ साथ हमारे चलती हैं, कदरें चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पे जैसे आज से 1400 साल पहले सच को बुरा अच्छा समझा जाता था, आज भी अच्छा समझते हैं। झूठ को बुरा समझा जाता था, आज भी बुरा समझते हैं। उस आज से बहुत साल पहले, 1400 साल पहले माँ बाप को जैसे होना समझना चाहिए, वैसे ही हम अपने बच्चों को कहते हैं आज समझें, लेकिन वो चेंज सब कुछ होता जा रहा है। और लोग उसमें ये समझते हैं कि जी आजकल मैंने बहुत सारी माँओं को ये देखा है कि वो कहते हैं जी बच्चों को कुछ ना कहें, इनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा, इनको कुछ डांटे मत। और अक्सर मेरे घर मेहमान ऐसे आते हैं, और जब मैं कहीं जाऊँ मैं देखती हूँ कि बच्चे इतनी अजीबो गरीब हरकतें कर रहे होते हैं, लेकिन उनको माँ बाप मना नहीं करते। तो मेरे जो अब्बू थे ना, उनको भी किसी ने कहा कि बच्चों को कुछ कहना नहीं चाहिए, तो उन्होंने बहुत ही एक खूबसूरत बात हमें समझाई कि उन्होंने कहा कि एक माली जब आप घर में रखते हैं अपना गार्डन में, तो जब आपका एक पौधा बड़ा हो रहा होता है और उसकी शाखें इधर उधर निकल रही होती हैं, तो उसको काट के खूबसूरत करता है। तो ये जो आपकी एक
रोक टोक है ना, या जो आपकी थोड़ी बिल्कुल, बहुत डांट है, उससे बच्चों का एक पर्सनैलिटी बनती है, डैमेज नहीं होती। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मामा मेरे शो में आने के लिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं शो शुरू करती हूँ ना तो थोड़ा बंदा नर्वस होता है, पहले होता था, लेकिन ये मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी का वाहिद शो है जिसमें मैं अभी तक नर्वस हूँ कि मेरी कोई गलती ना पकड़ी जाए। आप लोग अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।